खेल में कुछ कर दिखाने का मेरा सपना था, जो मैं पूरा नहीं कर सकी। पर मेरी ये ख्वाहिश है कि मेरी बच्ची इस देश के लिए खेले। सारे सब्जेक्ट्स पे फेल है। एक राइम भी ठीक से सुना नहीं पाती है। पेरेंट्स टीचर मीटिंग में क्या कहा? कि अच्छे से पढ़ रही है। एक गुड गर्ल कहा। बेटी किसकी है बोलो? ये कौन है इतने लंबे बालों वाली? ये बालों को क्यों देख रही है? बच्ची को लाड प्यार देकर तुमने जितना बिगाड़ा है उतना काफी है। मुझे डर है वो तुम्हारे जैसी ना बन जाए। बच्ची को क्या हुआ है? वो एकदम ठीक है। खेल में जीतने के लिए जो तुम कह रही हो वो सही नहीं हो सकता। खेल अलग है, जिंदगी अलग है। मेरे लिए खेल और जिंदगी दोनों एक ही है। इस बार फर्स्ट राउंड में ही तुम्हें कीर्ति से भिड़कर उसे हराना होगा। मेरे लिए तुम्हारी तरफ से वही थैंक्स होगा। हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है गट्टा कुश्ती 2। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये फिल्म किस तरह, कहां और किस प्लेटफॉर्म पर ऑफिशियली देखने को मिलेगी। इसके अलावा फिल्म से जुड़े अलग अलग पहलुओं पर भी विस्तार से बात करेंगे। साथ ही जानेंगे कि फिल्म कैसे बनी, कहां शूट हुई, इसकी प्रोडक्शन जर्नी कैसी रही, रिलीज जर्नी कैसी रही, बॉक्स ऑफिस पर इसका परफॉर्मेंस कैसा रहा और इसके म्यूजिक डिपार्टमेंट व टेक्निकल डिपार्टमेंट के बारे में भी पूरी जानकारी मिलेगी। इसके अलावा फिल्म की कहानी, कास्टिंग, कैरेक्टर्स और इन सभी चीजों का डिटेल ब्रेकडाउन भी मैं आपको देने वाला हूं। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और एंटरटेनिंग होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। गट्टा कुश्ती 2 साल 2026 की एक इंडियन तमिल लैंग्वेज स्पोर्ट्स कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। जब यह फिल्म थिएटर में रिलीज हुई थी तब इसे सिर्फ तमिल वर्जन में रिलीज किया गया था, लेकिन बाद में जब इसका OTT प्रीमियर हुआ तब इसे मल्टीपल लैंग्वेजेस में रिलीज किया गया। OTT पर इस फिल्म को पैन इंडिया रिलीज मिली, जहां इसे हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम यानी कुल 5 भाषाओं में उपलब्ध कराया गया। यह सिर्फ एक स्पोर्ट्स फिल्म नहीं है, बल्कि इसमें कॉमेडी, फैमिली इमोशंस, हस्बैंड वाइफ की केमिस्ट्री और रेसलिंग का दमदार कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। पहली फिल्म की सफलता के बाद ऑडियंस लंबे समय से इस सीक्वल का इंतजार कर रही थी और आखिरकार थिएटर रिलीज के बाद अब यह फिल्म OTT पर भी उपलब्ध है। इस फिल्म का निर्देशन चेला अयावू ने किया है। वहीं इसकी राइटिंग और स्क्रीन प्ले भी उन्होंने खुद ही संभाला है। यही वजह है कि इस सीक्वल में भी पहली फिल्म वाली वाइब, फील और स्टोरी टेलिंग स्टाइल काफी हद तक बरकरार रखा गया है, जिससे दोनों फिल्मों के बीच एक नेचुरल कनेक्शन महसूस होता है। फिल्म को ईसारी के गणेश, विष्णु विशाल और ईशान सक्सेना ने मिलकर प्रोड्यूस किया है। विष्णु विशाल सिर्फ इस फिल्म के लीड एक्टर ही नहीं हैं, बल्कि बतौर प्रोड्यूसर भी इस प्रोजेक्ट का अहम हिस्सा रहे हैं। इससे साफ पता चलता है कि इस फ्रेंचाइज को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने व्यक्तिगत रूप से भी काफी मेहनत की है। फिल्म की सिनेमैटोग्राफी M भास्करन ने संभाली है। चाहे रेसलिंग मैच हो, इमोशनल सीन्स हों या फिर गांव और शहर की खूबसूरत लोकेशंस, हर जगह कैमरा वर्क काफी नेचुरल और एनर्जेटिक फील देता है। एडिटिंग की जिम्मेदारी भरत विक्रमन ने संभाली है।
फिल्म का कुल रन टाइम 154 मिनट यानी लगभग 2 घंटे 34 मिनट है। इतनी लंबी फिल्म होने के बावजूद मेकर्स ने स्पोर्ट्स, कॉमेडी, फैमिली ड्रामा और इमोशनल मोमेंट्स के बीच अच्छा बैलेंस बनाने की कोशिश की है ताकि ऑडियंस को एक कंप्लीट एंटरटेनमेंट पैकेज मिल सके। फिल्म का म्यूजिक रोल्डन ने कंपोज किया है। उन्होंने बैकग्राउंड स्कोर के साथ साथ गानों पर भी बेहतरीन काम किया है। इमोशनल सीन्स में सॉफ्ट म्यूजिक और रेसलिंग सीक्वेंस में एनर्जेटिक बैकग्राउंड स्कोर फिल्म के इम्पैक्ट को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देता है। इस फिल्म को वेल्स फिल्म इंटरनेशनल, आईवी एंटरटेनमेंट और विष्णु विशाल स्टूडियोज ने मिलकर प्रोड्यूस किया है। वहीं तमिल सिनेमा के सबसे बड़े डिस्ट्रीब्यूशन हाउसेज में से एक रेड जायंट मूवीज ने इस फिल्म को पूरे तमिलनाडु में डिस्ट्रीब्यूट किया था। इसी वजह से फिल्म को रिलीज के समय अच्छा थिएट्रिकल सपोर्ट भी मिला। ये फिल्म भारत में बनी है और इसकी ओरिजिनल भाषा तमिल है। बाद में इसे OTT पर भी रिलीज किया गया, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इस सीक्वल का आनंद ले सकें। वैसे इसका पहला पार्ट भी OTT पर कई भाषाओं में उपलब्ध है। अब बात करते हैं फिल्म की प्रोडक्शन जर्नी की। जुलाई 2025 की शुरुआत में एक्टर विष्णु विशाल ने ऑफिशियली कंफर्म किया था कि गट्टा कुश्ती का सीक्वल बनने वाला है। पहली फिल्म को ऑडियंस से शानदार रिस्पॉन्स मिला था। इसी वजह से लंबे समय से इसके सीक्वल की डिमांड भी बनी हुई थी। इसके कुछ ही समय बाद 1 सितंबर 2025 को मेकर्स ने ऑफिशियली गट्टा कुश्ती 2 के टाइटल की घोषणा कर दी। इसी के साथ ये भी कंफर्म हो गया कि डायरेक्टर चेला अयावू, लीड एक्ट्रेस ऐश्वर्या लक्ष्मी और प्रोड्यूसर इसारी के गणेश भी इस सीक्वल में वापसी कर रहे हैं। इस खबर ने फैंस का एक्साइटमेंट और भी बढ़ा दिया, क्योंकि ओरिजिनल टीम का लगभग पूरा कोर ग्रुप एक बार फिर साथ नजर आने वाला था। ऑफिशियल अनाउंसमेंट के तुरंत बाद फिल्म की प्रिंसिपल फोटोग्राफी भी शुरू कर दी गई। मेकर्स ने शूटिंग को बड़े स्तर पर प्लान किया और तमिलनाडु की कई रियल लोकेशंस को चुना। फिल्म की शूटिंग अंबासमुद्रम, चेन्नई, पोलाची और पालक्काड जैसी लोकेशंस पर की गई। इन जगहों का नेचुरल माहौल और लोकल एटमॉस्फेयर फिल्म के विजुअल्स को और भी ज्यादा ऑथेंटिक बनाता है। खासतौर पर रेसलिंग और गांव पर आधारित सीन्स के लिए रियल लोकेशंस का इस्तेमाल किया गया, जिससे फिल्म में एक शानदार रियलिस्टिक टच देखने को मिलता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मई 2026 तक फिल्म की शूटिंग लगभग पूरी हो चुकी थी और सिर्फ कुछ दिनों का काम बाकी था। इसके बाद पोस्ट प्रोडक्शन, एडिटिंग, बैकग्राउंड स्कोर और फाइनल फिनिशिंग पर काम किया गया और आखिरकार फिल्म को ऑडियंस के सामने रिलीज कर दिया गया। अब बात करते हैं फिल्म की कास्टिंग की। तो फिल्म की स्टार कास्ट से शुरुआत करते हैं। मूवी में विष्णु विशाल एक बार फिर वीरा के रोल में नजर आते हैं। पहली फिल्म के बाद उनके कैरेक्टर को इस सीक्वल में और बेहतर तरीके से डेवलप किया गया है, जहां उनकी पर्सनालिटी में कॉमेडी, इमोशंस और डिटर्मिनेशन तीनों का शानदार बैलेंस देखने को मिलता है। लीड एक्ट्रेस के तौर पर ऐश्वर्या लक्ष्मी ने एक बार फिर कीर्ति का किरदार निभाया है। तमिल वर्जन के लिए उनकी डबिंग भी खुद ऐश्वर्या लक्ष्मी ने ही की है। सीक्वल में भी कीर्ति का कैरेक्टर कहानी का एक बेहद अहम हिस्सा बना रहता है। वहीं उनकी बेटी माथी मलर की परवरिश को लेकर वीरा और कीर्ति की सोच एक दूसरे से बिल्कुल अलग होती है। वीरा का मानना है कि अगर माथी को स्पोर्ट्स पसंद नहीं है तो उसे जबरदस्ती किसी भी खेल में धकेलना गलत होगा, लेकिन कीर्ति की सोच बिल्कुल अलग है। एक नेशनल लेवल रेसलर होने की वजह से वो डिसिप्लिन, हार्डवर्क और स्पोर्ट्स को जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा मानती है। उसे लगता है कि माथी को भी स्ट्रांग और इंडिपेंडेंट बनने के लिए स्पोर्ट्स में आना चाहिए। इसी वजह से वो चाहती है कि उनकी बेटी रेसलिंग की ट्रेनिंग ले और अपनी कमजोरियों को दूर करे। यहीं से दोनों के बीच विचारों का टकराव शुरू हो जाता है। वैसे देखा जाए तो दोनों अपनी अपनी जगह गलत नहीं होते, लेकिन उनकी सोच इतनी अलग होती है कि छोटी छोटी बातें धीरे धीरे बड़े आर्ग्यूमेंट्स में बदलने लगती हैं। इसी बीच कहानी में एंट्री होती है कीर्ति के कोच की, जिसका किरदार तारक पोनप्पा ने निभाया है। बाहर से देखने पर वो एक सामान्य कोच लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो कीर्ति की सफलता को लेकर अपनी पर्सनल महत्वाकांक्षा और जलन छिपा कर रखता है। वो वीरा और कीर्ति के बीच बढ़ती दूरियों का फायदा उठाना शुरू कर देता है। अपनी प्लानिंग के जरिए वो वीरा को ऐसी सिचुएशन में फंसा देता है जिसका सीधा असर कीर्ति के करियर पर पड़ता है। एक बेहद अहम रेसलिंग मैच के दौरान ऐसा इंसिडेंट होता है जिसकी वजह से कीर्ति सिर्फ मैच ही नहीं हारती,
बल्कि उसके बाद उस पर एक्शन भी लिया जाता है और उसे सस्पेंशन का सामना करना पड़ता है। यह घटना कीर्ति के लिए बहुत बड़ा इमोशनल झटका साबित होती है। सालों की मेहनत और उसका करियर एक ही पल में रुक सा जाता है। कीर्ति को लगने लगता है कि इस सब के पीछे सबसे बड़ा कारण वीरा ही है। उसे पूरा यकीन हो जाता है कि अगर वीरा उस सिचुएशन में शामिल न होता तो शायद उसका करियर बर्बाद नहीं होता। इसी गलतफहमी की रेड्यूसेस से दोनों के रिश्ते में पहली बार इतनी बड़ी दरार आ जाती है। जो कपल पहले हर मुश्किल में एक दूसरे का साथ देता था, वही अब एक दूसरे से बात करना भी कम कर देता है। प्यार की जगह गुस्सा, भरोसे की जगह शक और अंडरस्टैंडिंग की जगह ईगो ले लेती है। हर नया दिन एक नई गलतफहमी लेकर आता है। घर का माहौल भी धीरे धीरे खराब होने लगता है और इसका सबसे ज्यादा असर उनकी बेटी माथी मलर पर पड़ता है। वो अपने माता पिता को हमेशा साथ देखना चाहती है, लेकिन उनके बीच बढ़ती दूरियां उसे अंदर ही अंदर तोड़ने लगती हैं। सिचुएशन इतनी गंभीर हो जाती है कि हर छोटी सी बात पर झगड़ा होने लगता है। धीरे धीरे बात सिर्फ झगड़ों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि दोनों तलाक लेने का फैसला करने की ओर बढ़ने लगते हैं। यहीं से फिल्म अपने सबसे इमोशनल फेज में एंटर करती है। अब कहानी के सबसे बड़े सवाल सामने आते हैं। क्या वीरा और कीर्ति अपनी सारी गलतफहमियां दूर कर पाएंगे? क्या सच कभी कीर्ति के सामने आएगा कि उसके करियर के पीछे असली साजिश किसकी थी? क्या वीरा अपना दिया हुआ पुराना वादा दोबारा निभा पाएगा? क्या कीर्ति सस्पेंशन के बाद फिर से रेसलिंग में वापसी कर पाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या माथी मलर अपने माता पिता को फिर से एक साथ देख पाएगी या फिर उनका परिवार हमेशा के लिए टूट जाएगा? इन्हीं इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स, फैमिली ड्रामा, कॉमेडी मोमेंट्स, स्पोर्ट्स राइवलरी और हस्बैंड वाइफ के रिश्ते के उतार चढ़ाव के साथ गट्टा कुश्ती 2 की कहानी आगे बढ़ती है और धीरे धीरे हर सवाल का जवाब देती है। तो इस तरह फिल्म की पूरी कहानी बुनी गई है। अब अगर फिल्म के प्लस पॉइंट्स की बात करें तो इसकी सबसे बड़ी ताकत शुरू होती है विष्णु विशाल से। विष्णु विशाल एक बार फिर साबित करते हैं कि उन्हें इतना बेहतरीन एक्टर क्यों माना जाता है। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस बेहद दमदार है। जैसे ही वो स्क्रीन पर आते हैं, फिल्म में एक अलग ही एनर्जी महसूस होने लगती है। उनकी एक्टिंग, स्क्रीन प्रेजेंस और कॉमिक टाइमिंग इतनी नेचुरल लगती है कि कहीं भी ऐसा महसूस नहीं होता कि वो जबरदस्ती ऑडियंस को हंसाने की कोशिश कर रहे हैं। उनके एक्सप्रेशंस, डायलॉग डिलीवरी और बॉडी लैंग्वेज इतने नेचुरल हैं कि कई सीन अपने आप एंटरटेनिंग बन जाते हैं। फिल्म में कुछ जगह कहानी की रफ्तार थोड़ी धीमी जरूर पड़ती है, लेकिन जब भी ऐसा होता है, विष्णु विशाल अपनी परफॉर्मेंस से फिल्म को फिर से ट्रैक पर ले आते हैं। इसी वजह से शुरुआत से लेकर आखिर तक ऑडियंस का इंटरेस्ट उनके कैरेक्टर में बना रहता है। जिस तरह से उन्होंने हर इमोशन को हैंडल किया है, उसे स्क्रीन पर देखना वाकई मजेदार लगता है। खासकर उनके पड़ोसियों के साथ वाले सीन्स काफी एंटरटेनिंग हैं। इन सीक्वेंसेस में कॉमेडी बिल्कुल नेचुरली निकल कर आती है और ऑडियंस को अच्छा लाफ्टर एक्सपीरियंस मिलता है। इसी तरह उनकी बेटी माथी मलर के साथ दिखाई गई बॉन्डिंग भी फिल्म का एक मजबूत पिलर है। फिल्म में इस रिश्ते को एक इमोशनल एंकर की तरह इस्तेमाल किया गया है, जो बेहद प्रभावी तरीके से काम करता है। फादर और डॉटर के बीच दिखाए गए प्यार और इमोशनल मोमेंट्स काफी रिलेटेबल लगते हैं और फैमिली ऑडियंस के साथ आसानी से कनेक्ट हो जाते हैं। अब बात करते हैं ऐश्वर्या लक्ष्मी की। इस बार उनका रोल पहली फिल्म के मुकाबले थोड़ा ज्यादा कंट्रोल्ड और सीरियस रखा गया है। उनके कैरेक्टर में कॉमेडी के लिए ज्यादा स्कोप नहीं रखा गया, क्योंकि पूरा फोकस एक रेसलर के स्ट्रगल, प्रेशर और इमोशनल जर्नी पर रखा गया है। लेकिन जितना भी स्क्रीन टाइम और मटेरियल उन्हें मिला है, उसमें ऐश्वर्या लक्ष्मी ने काफी सिंसियर परफॉर्मेंस दी है। जितनी देर भी वो स्क्रीन पर नजर आती हैं और जिस तरह उनके कैरेक्टर को कहानी में डेवलप किया गया है, उसमें उनका काम काफी मैच्योर और प्रभावशाली लगता है। वो अपनी परफॉर्मेंस के दम पर फिल्म में एक अच्छी खासी इमोशनल डेप्थ क्रिएट करती हैं। रेसलिंग के प्रति उनके कैरेक्टर का डेडिकेशन, अपने करियर के लिए उनकी मेहनत और पर्सनल लाइफ के बीच का कॉन्फ्लिक्ट स्क्रीन पर पूरी तरह बिलीवेबल लगता है। इमोशनल सीन्स में भी उन्होंने अपने एक्सप्रेशंस के जरिए कैरेक्टर की फ्रस्ट्रेशन, डिसअपॉइंटमेंट और दर्द को बेहद प्रभावी तरीके से प्रेजेंट किया है। फिल्म का एक और बड़ा प्लस पॉइंट है विष्णु विशाल और ऐश्वर्या लक्ष्मी की केमिस्ट्री। दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट काफी कंफर्टेबल लगते हैं और हस्बैंड वाइफ का रिश्ता बेहद नेचुरल फील होता है। खासकर सेकेंड हाफ में
जब कहानी पूरी तरह इमोशनल साइड पर शिफ्ट होती है तब दोनों की परफॉर्मेंस और भी ज्यादा असर छोड़ती है। हाँ, कुछ इमोशनल सीन्स ऐसे जरूर हैं जिन्हें ऑडियंस पहले से गेस कर सकती है, यानी फिल्म कुछ जगह प्रेडिक्टेबल हो जाती है। लेकिन इन सीन्स को विष्णु विशाल और ऐश्वर्या लक्ष्मी ने जिस ईमानदारी और ऑनेस्टी के साथ निभाया है, उसकी वजह से उनका इमोशनल इम्पैक्ट बिल्कुल भी कम नहीं होता। ये सीन्स आसानी से ऑडियंस के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। यही वजह है कि क्लाइमैक्स तक पहुंचते पहुंचते आप इन दोनों कैरेक्टर्स के साथ पूरी तरह इमोशनली जुड़ जाते हैं और लगभग हर बड़ा मोमेंट असर छोड़ता है। फिल्म की एक और प्लेजेंट सरप्राइजेज हैं ज़ारा ज़ायना, जिन्होंने माथी मलर का किरदार निभाया है। चाइल्ड आर्टिस्ट होने के बावजूद उनकी परफॉर्मेंस काफी नेचुरल लगती है। कहीं भी ओवर एक्टिंग या फोर्स्ड एक्सप्रेशंस देखने को नहीं मिलते। उनके इमोशनल सीन्स और मासूम रिएक्शंस कहानी में फ्रेशनेस लेकर आते हैं और फैमिली इमोशंस को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देते हैं। अब बात करते हैं सपोर्टिंग कास्ट की। मोनीकांत ने अपने किरदार को अच्छी तरह निभाया है। जितना भी उनका स्क्रीन टाइम है उसमें वो अपने कैरेक्टर को पूरी तरह नेचुरली कैरी करते हैं। वो कहानी को अच्छा सपोर्ट देते हैं और अपने रोल के जरिए फिल्म में एक अच्छी डेप्थ भी जोड़ते हैं। इसी तरह मोक्षा भी अपने रोल में डिसेंट परफॉर्मेंस देती नजर आती हैं। उनका कैरेक्टर भले ही बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन जितना भी उनका कंट्रीब्यूशन है वो कहानी के फ्लो में पूरी तरह फिट बैठता है और अपना उद्देश्य पूरा करता है। ओवरऑल देखा जाए तो गट्टा कुश्ती 2 की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ इसकी लीड कास्ट है। विष्णु विशाल अपनी एंटरटेनिंग परफॉर्मेंस से फिल्म में एनर्जी भर देते हैं। ऐश्वर्या लक्ष्मी अपनी एक्टिंग के जरिए इमोशनल डेप्थ लेकर आती हैं। वहीं ज़ारा ज़ायना अपनी मासूमियत और नेचुरल परफॉर्मेंस से ऑडियंस का दिल जीत लेती हैं। साथ ही सपोर्टिंग कास्ट भी अपने अपने किरदारों में अच्छा योगदान देती हैं। यही वजह है कि फिल्म के इमोशनल और फैमिली मोमेंट्स का इम्पैक्ट और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग महसूस होता है। और यही सभी बातें इस फिल्म के सबसे बड़े पॉजिटिव पॉइंट्स बनकर सामने आती हैं। अब बात करते हैं फिल्म की रिलीज जर्नी की। अगर गट्टा कुश्ती 2 की थिएट्रिकल और OTT रिलीज जर्नी की बात करें तो इस फिल्म को 3 जुलाई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। तमिलनाडु में इस फिल्म को रेड जायंट मूवीज ने डिस्ट्रीब्यूट किया, जिन्हें तमिल सिनेमा के सबसे बड़े डिस्ट्रीब्यूशन हाउसेज में से एक माना जाता है। बड़े स्केल पर रिलीज मिलने की वजह से फिल्म को ओपनिंग वीकेंड में अच्छी रीच मिली और ये बहुत तेजी से ऑडियंस तक पहुंची। हालांकि रिलीज से पहले फिल्म एक छोटे से विवाद का भी हिस्सा बनी थी। तमिलगा वेत्री कशगम की नेता आधव अर्जुन ने सार्वजनिक तौर पर यह बयान दिया था कि वो अगले 5 साल तक रेड जायंट मूवीज की फिल्मों को रिलीज नहीं होने देंगे। इस बयान के बाद सोशल मीडिया और तमिल फिल्म इंडस्ट्री में काफी चर्चा देखने को मिली। लेकिन इन सभी विवादों के बावजूद गट्टा कुश्ती 2 अपनी तय रिलीज डेट पर ही सिनेमाघरों में रिलीज हुई और किसी भी तरह की देरी देखने को नहीं मिली। ये बात मेकर्स के लिए काफी राहत भरी रही, क्योंकि विवाद के चलते फिल्म की रिलीज को लेकर अनिश्चितता का माहौल बन गया था। लेकिन आखिरकार सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ और फिल्म 3 जुलाई 2026 को सफलतापूर्वक थिएटर में रिलीज कर दी गई। अब अगर ऑडियंस रिस्पॉन्स की बात करें तो IMDb पर इस फिल्म को करीब 8.1/10 की मजबूत रेटिंग मिली है। ये रेटिंग लगभग 14,400 से ज्यादा यूजर्स के वोट्स पर आधारित है। किसी भी कमर्शियल फैमिली एंटरटेनर के लिए इतनी अच्छी रेटिंग मिलना ऑडियंस के पॉजिटिव रिस्पॉन्स को साफ तौर पर दिखाता है। अब अगर फिल्म के बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की बात करें तो इसने अपने थिएट्रिकल रन में डिसेंट से लेकर अच्छा खासा बिजनेस किया। फिल्म ने पहले दिन यानी ओपनिंग फ्राइडे पर 2,70,00,000 रुपए का नेट कलेक्शन किया, जबकि इसका ग्रॉस कलेक्शन लगभग 3,11,00,000 रुपए रहा। इसी के साथ फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर एक बेहतरीन शुरुआत की। ओपनिंग डे पर फिल्म के लगभग 2,100 से ज्यादा शोज चले थे और ऑक्यूपेंसी करीब 26% रही थी। ओपनिंग भले ही एवरेज रही, लेकिन असली ग्रोथ वीकेंड में देखने को मिली। दूसरे दिन यानी शनिवार को कलेक्शन में शानदार उछाल आया। फिल्म ने करीब 4,95,00,000 रुपए का नेट कलेक्शन किया और ऑक्यूपेंसी भी बढ़कर लगभग 38% तक पहुंच गई। वहीं रविवार को फिल्म ने अपने पहले वीकेंड का सबसे बड़ा कलेक्शन दर्ज किया। तीसरे दिन फिल्म ने करीब 6,20,00,000 रुपए का नेट कलेक्शन और लगभग 7,13,00,000 रुपए का ग्रॉस कलेक्शन किया। इसके साथ ही
ऑक्यूपेंसी भी लगभग 45% तक पहुंच गई। ये साफ दिखाता है कि वीकेंड पर फैमिली ऑडियंस और पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ का फिल्म को जबरदस्त फायदा मिला। वीकेंड खत्म होने के बाद उम्मीद के मुताबिक वीकडेज में कलेक्शन थोड़ा नीचे आया। सोमवार से गुरुवार तक फिल्म ने रोजाना लगभग 1,75,00,000 से 2,35,00,000 रुपए के बीच नेट कलेक्शन किया। इसी तरह पहला हफ्ता खत्म होने तक गट्टा कुश्ती तो ने भारत से लगभग 22,10,00,000 रुपए का नेट कलेक्शन कर लिया था। एक मिड रेंज बजट की फिल्म के लिए यह पहला हफ्ता काफी अच्छा माना जा सकता है। अब बात करें दूसरे हफ्ते की, तो फिल्म ने अपनी पकड़ और भी मजबूत कर ली। सेकंड फ्राइडे पर कलेक्शन में हल्की गिरावट जरूर आई, लेकिन शनिवार और रविवार को एक बार फिर शानदार ग्रोथ देखने को मिली। फिल्म का वर्ड ऑफ माउथ लगातार पॉजिटिव बना हुआ था। नई रिलीज होने के बावजूद फिल्म ने दूसरे शनिवार को करीब 3,43,00,000 रुपए का नेट कलेक्शन किया। वहीं रविवार को यह आंकड़ा बढ़कर लगभग 3,70,00,000 रुपए तक पहुंच गया। इस वीकेंड ऑक्यूपेंसी एक बार फिर 40% से ऊपर चली गई। इससे साफ पता चलता है कि वीकेंड पर ऑडियंस का सपोर्ट लगातार बना हुआ था। वीकडेज में कलेक्शन स्वाभाविक रूप से कम होते गए, लेकिन इसके बावजूद फिल्म ने अपना दूसरा हफ्ता लगभग 12,86,00,000 रुपए के नेट कलेक्शन के साथ पूरा किया। यानी पहले हफ्ते में लगभग 22,10,00,000 रुपए और दूसरे हफ्ते में करीब 12,86,00,000 रुपए का नेट कलेक्शन रहा। तीसरे हफ्ते तक नई रिलीज की वजह से फिल्म की स्क्रीन और शोज दोनों कम हो गए थे। इसके बावजूद फिल्म ने अपने तीसरे वीकेंड में भी अच्छा होल्ड बनाए रखा। तीसरे शनिवार को फिल्म ने करीब 1,30,00,000 रुपए का नेट कलेक्शन किया, जबकि रविवार को लगभग 1,63,00,000 रुपए का नेट कलेक्शन किया। तीसरा हफ्ता खत्म होते होते फिल्म में लगभग 5,45,00,000 रुपए का नेट कलेक्शन अपने खाते में जोड़ लिया। चौथे हफ्ते तक स्क्रीन काफी कम हो चुकी थी और कलेक्शन स्वाभाविक रूप से लाखों में आ गया। इस हफ्ते फिल्म में लगभग 79,00,000 रुपए का नेट कलेक्शन किया। पांचवें हफ्ते तक फिल्म का थिएट्रिकल रन लगभग खत्म होने की ओर था। इसके बावजूद आखिरी शुक्रवार को फिल्म ने करीब 3,00,000 रुपए का नेट कलेक्शन किया और धीरे धीरे अपना थिएट्रिकल रन पूरा कर लिया। अगर पूरे थिएट्रिकल बिजनेस की बात करें तो फिल्म ने भारत में लगभग 41,23,00,000 रुपए का नेट कलेक्शन किया। एक मीडियम से लो बजट फिल्म के लिए यह कलेक्शन काफी अच्छा माना जाएगा। अब अगर ग्रॉस कलेक्शन की बात करें तो भारत से फिल्म ने लगभग 47,25,00,000 रुपए का ग्रॉस कलेक्शन किया। वहीं ओवरसीज मार्केट से फिल्म ने करीब 8,30,00,000 रुपए की कमाई की। इस तरह फिल्म का कुल वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन लगभग 55,55,00,000 रुपए रहा। ओवरऑल देखा जाए तो फिल्म ने यह कलेक्शन लगभग 32,526 शोज के दौरान हासिल किया। ये इस बात का संकेत है कि फिल्म को थिएटर्स में अच्छा एक्सपोजर मिला और ऑडियंस ने भी इसे भरपूर सपोर्ट दिया। इसी वजह से फिल्म लगभग 55 से 60 करोड़ रुपए के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन तक पहुंचने में सफल रही। अपने सीमित बजट के मुकाबले ये प्रदर्शन काफी मजबूत रहा और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक सफल हिट साबित हुई। सीक्वल फैक्टर, पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ और लगभग 4 हफ्तों तक बने रहे अच्छे रन ने इसकी सफलता में अहम भूमिका निभाई। अब बात करते हैं फिल्म की ओटीटी रिलीज की। थिएट्रिकल रन पूरा होने के बाद फिल्म का ओटीटी प्रीमियर किया गया। साउथ इंडियन फिल्मों में आमतौर पर अपनाए जाने वाले 28 दिनों के थिएट्रिकल विंडो को फॉलो करते हुए इस फिल्म को भी ओटीटी पर रिलीज किया गया। दिलचस्प बात यह है कि थिएटर रिलीज से पहले ही फिल्म के ओटीटी राइट्स बिक चुके थे। नेटफ्लिक्स ने पहले पार्ट की सफलता और विष्णु विशाल व ऐश्वर्या लक्ष्मी की पिछली फिल्मों की अच्छी ओटीटी परफॉर्मेंस को देखते हुए इस फिल्म के डिजिटल राइट्स अच्छी कीमत पर खरीद लिए थे। इसी वजह से रिलीज से पहले ही लगभग 28 दिनों का ओटीटी विंडो तय कर दिया गया था। यही विंडो फॉलो करते हुए फिल्म 31 जुलाई 2026 से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होना शुरू हो गई। ओटीटी रिलीज के बाद उन दर्शकों को भी फिल्म देखने का मौका मिला जो थिएटर में इसे मिस कर चुके थे, खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें तमिल भाषा समझ में नहीं आती। नेटफ्लिक्स ने फिल्म को सिर्फ तमिल में ही नहीं बल्कि हिंदी, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम में भी रिलीज किया। इसी वजह से
साउथ इंडियन ऑडियंस के साथ साथ हिंदी दर्शकों ने भी इस स्पोर्ट्स कॉमेडी ड्रामा फिल्म को आसानी से देखा। खास तौर पर वे लोग जिन्होंने पहला पार्ट देखा था और दूसरे पार्ट का हिंदी डब वर्जन का इंतजार कर रहे थे। नेटफ्लिक्स ने फिल्म को एक साथ कई भाषाओं में डब करके 31 जुलाई 2026 से स्ट्रीम करना शुरू कर दिया। अगर आपने अभी तक ये फिल्म नहीं देखी है या फिर थिएटर में इसे मिस कर दिया था, तो अब आप घर बैठे नेटफ्लिक्स पर अपनी पसंदीदा भाषा में इस फिल्म का आनंद ले सकते हैं। तो ये थी गट्टा कुश्ती 2 की पूरी जानकारी। चलिए मिलते हैं एक और ऐसी ही वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद। हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है गट्टा कुश्ती 2। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये फिल्म किस तरह, कहां और किस प्लेटफॉर्म पर ऑफिशियली देखने को मिलेगी। इसके अलावा फिल्म से जुड़े अलग अलग पहलुओं पर भी विस्तार से बात करेंगे। साथ ही जानेंगे कि फिल्म कैसे बनी, कहां शूट हुई, इसकी प्रोडक्शन जर्नी कैसी रही, रिलीज जर्नी कैसी रही, बॉक्स ऑफिस पर इसका परफॉर्मेंस कैसा रहा और इसके म्यूजिक डिपार्टमेंट व टेक्निकल डिपार्टमेंट के बारे में भी पूरी जानकारी मिलेगी। इसके अलावा फिल्म की कहानी, कास्टिंग, कैरेक्टर्स और इन सभी चीजों का डिटेल ब्रेकडाउन भी मैं आपको देने वाला हूं। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और एंटरटेनिंग होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। गट्टा कुश्ती 2 साल 2026 की एक इंडियन तमिल लैंग्वेज स्पोर्ट्स कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। जब यह फिल्म थिएटर में रिलीज हुई थी तब इसे सिर्फ तमिल वर्जन में रिलीज किया गया था, लेकिन बाद में जब इसका OTT प्रीमियर हुआ तब इसे मल्टीपल लैंग्वेजेस में रिलीज किया गया। OTT पर इस फिल्म को पैन इंडिया रिलीज मिली, जहां इसे हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम यानी कुल 5 भाषाओं में उपलब्ध कराया गया। यह सिर्फ एक स्पोर्ट्स फिल्म नहीं है, बल्कि इसमें कॉमेडी, फैमिली इमोशंस, हस्बैंड वाइफ की केमिस्ट्री और रेसलिंग का दमदार कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। पहली फिल्म की सफलता के बाद ऑडियंस लंबे समय से इस सीक्वल का इंतजार कर रही थी और आखिरकार थिएटर रिलीज के बाद अब यह फिल्म OTT पर भी उपलब्ध है। इस फिल्म का निर्देशन चेला अयावू ने किया है। वहीं इसकी राइटिंग और स्क्रीन प्ले भी उन्होंने खुद ही संभाला है। यही वजह है कि इस सीक्वल में भी पहली फिल्म वाली वाइब, फील और स्टोरी टेलिंग स्टाइल काफी हद तक बरकरार रखा गया है, जिससे दोनों फिल्मों के बीच एक नेचुरल कनेक्शन महसूस होता है। फिल्म को ईसारी के गणेश, विष्णु विशाल और ईशान सक्सेना ने मिलकर प्रोड्यूस किया है। विष्णु विशाल सिर्फ इस फिल्म के लीड एक्टर ही नहीं हैं, बल्कि बतौर प्रोड्यूसर भी इस प्रोजेक्ट का अहम हिस्सा रहे हैं। इससे साफ पता चलता है कि इस फ्रेंचाइज को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने व्यक्तिगत रूप से भी काफी मेहनत की है। फिल्म की सिनेमैटोग्राफी M भास्करन ने संभाली है। चाहे रेसलिंग मैच हो, इमोशनल सीन्स हों या फिर गांव और शहर की खूबसूरत लोकेशंस, हर जगह कैमरा वर्क काफी नेचुरल और एनर्जेटिक फील देता है। एडिटिंग की जिम्मेदारी भरत विक्रमन ने संभाली है। फिल्म का कुल रन टाइम 154 मिनट यानी लगभग 2 घंटे 34 मिनट है। इतनी लंबी फिल्म होने के बावजूद मेकर्स ने स्पोर्ट्स, कॉमेडी, फैमिली ड्रामा और इमोशनल मोमेंट्स के बीच अच्छा बैलेंस बनाने की कोशिश की है, ताकि ऑडियंस को एक कंप्लीट एंटरटेनमेंट पैकेज मिल सके। फिल्म का म्यूजिक रोल्डन ने कंपोज किया है। उन्होंने बैकग्राउंड स्कोर के साथ साथ गानों पर भी बेहतरीन काम किया है। इमोशनल सीन्स में सॉफ्ट म्यूजिक और रेसलिंग सीक्वेंस में एनर्जेटिक बैकग्राउंड स्कोर फिल्म के इम्पैक्ट को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देता है। इस फिल्म को वेल्स फिल्म इंटरनेशनल, IV एंटरटेनमेंट और विष्णु विशाल स्टूडियोज ने मिलकर प्रोड्यूस किया है। वहीं तमिल सिनेमा के सबसे बड़े डिस्ट्रीब्यूशन हाउसेज में से एक रेड जायंट मूवीज ने इस फिल्म को पूरे तमिलनाडु में डिस्ट्रीब्यूट किया था। इसी वजह से फिल्म को रिलीज के समय अच्छा थिएट्रिकल सपोर्ट भी मिला। ये फिल्म भारत में बनी है और इसकी ओरिजिनल भाषा तमिल है। बाद में इसे OTT पर भी रिलीज किया गया, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इस सीक्वल का आनंद ले सकें। वैसे इसका पहला पार्ट भी OTT पर कई भाषाओं में उपलब्ध है। अब बात करते हैं फिल्म की प्रोडक्शन जर्नी की। जुलाई 2025 की शुरुआत में एक्टर विष्णु विशाल ने ऑफिशियली कंफर्म किया था कि गट्टा कुश्ती का सीक्वल बनने वाला है। पहली फिल्म को ऑडियंस से शानदार रिस्पॉन्स मिला था। इसी वजह से लंबे समय से इसके सीक्वल की डिमांड भी बनी हुई थी। इसके कुछ ही समय बाद 1 सितंबर 2025 को मेकर्स ने ऑफिशियली गट्टा कुश्ती 2 के टाइटल की घोषणा कर दी। इसी के साथ ये भी कंफर्म हो गया कि डायरेक्टर चेला अयावू
लीड एक्ट्रेस ऐश्वर्या लक्ष्मी और प्रोड्यूसर इसारी के गणेश भी इस सीक्वल में वापसी कर रहे हैं। इस खबर ने फैंस का एक्साइटमेंट और भी बढ़ा दिया, क्योंकि ओरिजिनल टीम का लगभग पूरा कोर ग्रुप एक बार फिर साथ नजर आने वाला था। ऑफिशियल अनाउंसमेंट के तुरंत बाद फिल्म की प्रिंसिपल फोटोग्राफी भी शुरू कर दी गई। मेकर्स ने शूटिंग को बड़े स्तर पर प्लान किया और तमिलनाडु की कई रियल लोकेशंस को चुना। फिल्म की शूटिंग अंबासमुद्रम, चेन्नई, पोलाची और पालक्काड जैसी लोकेशंस पर की गई। इन जगहों का नेचुरल माहौल और लोकल एटमॉस्फेयर फिल्म के विजुअल्स को और भी ज्यादा ऑथेंटिक बनाता है। खासतौर पर रेसलिंग और गांव पर आधारित सीन्स के लिए रियल लोकेशंस का इस्तेमाल किया गया, जिससे फिल्म में एक शानदार रियलिस्टिक टच देखने को मिलता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मई 2026 तक फिल्म की शूटिंग लगभग पूरी हो चुकी थी और सिर्फ कुछ दिनों का काम बाकी था। इसके बाद पोस्ट प्रोडक्शन, एडिटिंग, बैकग्राउंड स्कोर और फाइनल फिनिशिंग पर काम किया गया और आखिरकार फिल्म को ऑडियंस के सामने रिलीज कर दिया गया। अब बात करते हैं फिल्म की कास्टिंग की। तो फिल्म की स्टार कास्ट से शुरुआत करते हैं। मूवी में विष्णु विशाल एक बार फिर वीरा के रोल में नजर आते हैं। पहली फिल्म के बाद उनके कैरेक्टर को इस सीक्वल में और बेहतर तरीके से डेवलप किया गया है, जहां उनकी पर्सनालिटी में कॉमेडी, इमोशंस और डिटर्मिनेशन तीनों का शानदार बैलेंस देखने को मिलता है। लीड एक्ट्रेस के तौर पर ऐश्वर्या लक्ष्मी ने एक बार फिर कीर्ति का किरदार निभाया है। तमिल वर्जन के लिए उनकी डबिंग भी खुद ऐश्वर्या लक्ष्मी ने ही की है। सीक्वल में भी कीर्ति का कैरेक्टर कहानी का एक बेहद अहम हिस्सा बना रहता है। वहीं उनकी बेटी माथी मलर की परवरिश को लेकर वीरा और कीर्ति की सोच एक दूसरे से बिल्कुल अलग होती है। वीरा का मानना है कि अगर माथी को स्पोर्ट्स पसंद नहीं है तो उसे जबरदस्ती किसी भी खेल में धकेलना गलत होगा, लेकिन कीर्ति की सोच बिल्कुल अलग है। एक नेशनल लेवल रेसलर होने की वजह से वो डिसिप्लिन, हार्डवर्क और स्पोर्ट्स को जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा मानती है। उसे लगता है कि माथी को भी स्ट्रांग और इंडिपेंडेंट बनने के लिए स्पोर्ट्स में आना चाहिए। इसी वजह से वो चाहती है कि उनकी बेटी रेसलिंग की ट्रेनिंग ले और अपनी कमजोरियों को दूर करे। यहीं से दोनों के बीच विचारों का टकराव शुरू हो जाता है। वैसे देखा जाए तो दोनों अपनी अपनी जगह गलत नहीं होते, लेकिन उनकी सोच इतनी अलग होती है कि छोटी छोटी बातें धीरे धीरे बड़े आर्ग्यूमेंट्स में बदलने लगती हैं। इसी बीच कहानी में एंट्री होती है कीर्ति के कोच की, जिसका किरदार तारक पोनप्पा ने निभाया है। बाहर से देखने पर वो एक सामान्य कोच लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो कीर्ति की सफलता को लेकर अपनी पर्सनल महत्वाकांक्षा और जलन छिपा कर रखता है। वो वीरा और कीर्ति के बीच बढ़ती दूरियों का फायदा उठाना शुरू कर देता है। अपनी प्लानिंग के जरिए वो वीरा को ऐसी सिचुएशन में फंसा देता है जिसका सीधा असर कीर्ति के करियर पर पड़ता है। एक बेहद अहम रेसलिंग मैच के दौरान ऐसा इंसिडेंट होता है जिसकी वजह से कीर्ति सिर्फ मैच ही नहीं हारती, बल्कि उसके बाद उस पर एक्शन भी लिया जाता है और उसे सस्पेंशन का सामना करना पड़ता है। ये घटना कीर्ति के लिए बहुत बड़ा इमोशनल झटका साबित होती है। सालों की मेहनत और उसका करियर एक ही पल में रुक सा जाता है। कीर्ति को लगने लगता है कि इस सब के पीछे सबसे बड़ा कारण वीरा ही है। उसे पूरा यकीन हो जाता है कि अगर वीरा उस सिचुएशन में शामिल न होता तो शायद उसका करियर बर्बाद नहीं होता। इसी गलतफहमी की रेड्यूसेस से दोनों के रिश्ते में पहली बार इतनी बड़ी दरार आ जाती है। जो कपल पहले हर मुश्किल में एक दूसरे का साथ देता था, वही अब एक दूसरे से बात करना भी कम कर देता है। प्यार की जगह गुस्सा, भरोसे की जगह शक और अंडरस्टैंडिंग की जगह ईगो ले लेती है। हर नया दिन एक नई गलतफहमी लेकर आता है। घर का माहौल भी धीरे धीरे खराब होने लगता है और इसका सबसे ज्यादा असर उनकी बेटी माथी मलर पर पड़ता है। वो अपने माता पिता को हमेशा साथ देखना चाहती है, लेकिन उनके बीच बढ़ती दूरियां उसे अंदर ही अंदर तोड़ने लगती हैं। सिचुएशन इतनी गंभीर हो जाती है कि हर छोटी सी बात पर झगड़ा होने लगता है। धीरे धीरे बात सिर्फ झगड़ों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि दोनों तलाक लेने का फैसला करने की ओर बढ़ने लगते हैं। यहीं से फिल्म अपने सबसे इमोशनल फेज में एंटर करती है। अब कहानी के सबसे बड़े सवाल सामने आते हैं। क्या वीरा और कीर्ति अपनी सारी गलतफहमियां दूर कर पाएंगे? क्या सच कभी कीर्ति के सामने आएगा कि उसके करियर के पीछे असली साजिश किसकी थी? क्या वीरा अपना दिया हुआ पुराना वादा
दोबारा निभा पाएगा? क्या कीर्ति सस्पेंशन के बाद फिर से रेसलिंग में वापसी कर पाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या माथी मलर अपने माता पिता को फिर से एक साथ देख पाएगी या फिर उनका परिवार हमेशा के लिए टूट जाएगा? इन्हीं इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स, फैमिली ड्रामा, कॉमेडी मोमेंट्स, स्पोर्ट्स राइवलरी और हस्बैंड वाइफ के रिश्ते के उतार चढ़ाव के साथ गट्टा कुश्ती 2 की कहानी आगे बढ़ती है और धीरे धीरे हर सवाल का जवाब देती है। तो इस तरह फिल्म की पूरी कहानी बुनी गई है। अब अगर फिल्म के प्लस पॉइंट्स की बात करें तो इसकी सबसे बड़ी ताकत शुरू होती है विष्णु विशाल से। विष्णु विशाल एक बार फिर साबित करते हैं कि उन्हें इतना बेहतरीन एक्टर क्यों माना जाता है। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस बेहद दमदार है। जैसे ही वो स्क्रीन पर आते हैं, फिल्म में एक अलग ही एनर्जी महसूस होने लगती है। उनकी एक्टिंग, स्क्रीन प्रेजेंस और कॉमिक टाइमिंग इतनी नेचुरल लगती है कि कहीं भी ऐसा महसूस नहीं होता कि वो जबरदस्ती ऑडियंस को हंसाने की कोशिश कर रहे हैं। उनके एक्सप्रेशंस, डायलॉग डिलीवरी और बॉडी लैंग्वेज इतने नेचुरल हैं कि कई सीन अपने आप एंटरटेनिंग बन जाते हैं। फिल्म में कुछ जगह कहानी की रफ्तार थोड़ी धीमी जरूर पड़ती है, लेकिन जब भी ऐसा होता है, विष्णु विशाल अपनी परफॉर्मेंस से फिल्म को फिर से ट्रैक पर ले आते हैं। इसी वजह से शुरुआत से लेकर आखिर तक ऑडियंस का इंटरेस्ट उनके कैरेक्टर में बना रहता है। जिस तरह से उन्होंने हर इमोशन को हैंडल किया है, उसे स्क्रीन पर देखना वाकई मजेदार लगता है। खासकर उनके पड़ोसियों के साथ वाले सीन्स काफी एंटरटेनिंग हैं। इन सीक्वेंसेस में कॉमेडी बिल्कुल नेचुरली निकल कर आती है और ऑडियंस को अच्छा लाफ्टर एक्सपीरियंस मिलता है। इसी तरह उनकी बेटी माथी मलर के साथ दिखाई गई बॉन्डिंग भी फिल्म का एक मजबूत पिलर है। फिल्म में इस रिश्ते को एक इमोशनल एंकर की तरह इस्तेमाल किया गया है, जो बेहद प्रभावी तरीके से काम करता है। फादर और डॉटर के बीच दिखाए गए प्यार और इमोशनल मोमेंट्स काफी रिलेटेबल लगते हैं और फैमिली ऑडियंस के साथ आसानी से कनेक्ट हो जाते हैं। अब बात करते हैं ऐश्वर्या लक्ष्मी की। इस बार उनका रोल पहली फिल्म के मुकाबले थोड़ा ज्यादा कंट्रोल्ड और सीरियस रखा गया है। उनके कैरेक्टर में कॉमेडी के लिए ज्यादा स्कोप नहीं रखा गया, क्योंकि पूरा फोकस एक रेसलर के स्ट्रगल, प्रेशर और इमोशनल जर्नी पर रखा गया है। लेकिन जितना भी स्क्रीन टाइम और मटेरियल उन्हें मिला है, उसमें ऐश्वर्या लक्ष्मी ने काफी सिंसियर परफॉर्मेंस दी है। जितनी देर भी वो स्क्रीन पर नजर आती हैं और जिस तरह उनके कैरेक्टर को कहानी में डेवलप किया गया है, उसमें उनका काम काफी मैच्योर और प्रभावशाली लगता है। वो अपनी परफॉर्मेंस के दम पर फिल्म में एक अच्छी खासी इमोशनल डेप्थ क्रिएट करती हैं। रेसलिंग के प्रति उनके कैरेक्टर का डेडिकेशन, अपने करियर के लिए उनकी मेहनत और पर्सनल लाइफ के बीच का कॉन्फ्लिक्ट स्क्रीन पर पूरी तरह बिलीवेबल लगता है। इमोशनल सीन्स में भी उन्होंने अपने एक्सप्रेशंस के जरिए कैरेक्टर की फ्रस्ट्रेशन, डिसअपॉइंटमेंट और दर्द को बेहद प्रभावी तरीके से प्रेजेंट किया है। फिल्म का एक और बड़ा प्लस पॉइंट है विष्णु विशाल और ऐश्वर्या लक्ष्मी की केमिस्ट्री। दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट काफी कंफर्टेबल लगते हैं और हस्बैंड वाइफ का रिश्ता बेहद नेचुरल फील होता है। खासकर सेकेंड हाफ में, जब कहानी पूरी तरह इमोशनल साइड पर शिफ्ट होती है, तब दोनों की परफॉर्मेंस और भी ज्यादा असर छोड़ती है। हाँ, कुछ इमोशनल सीन्स ऐसे जरूर हैं जिन्हें ऑडियंस पहले से गेस कर सकती है, यानी फिल्म कुछ जगह प्रेडिक्टेबल हो जाती है। लेकिन इन सीन्स को विष्णु विशाल और ऐश्वर्या लक्ष्मी ने जिस ईमानदारी और ऑनेस्टी के साथ निभाया है, उसकी वजह से उनका इमोशनल इम्पैक्ट बिल्कुल भी कम नहीं होता। ये सीन्स आसानी से ऑडियंस के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। यही वजह है कि क्लाइमैक्स तक पहुंचते पहुंचते आप इन दोनों कैरेक्टर्स के साथ पूरी तरह इमोशनली जुड़ जाते हैं और लगभग हर बड़ा मोमेंट असर छोड़ता है। फिल्म की एक और प्लेजेंट सरप्राइजेज हैं ज़ारा ज़ायना, जिन्होंने माथी मलर का किरदार निभाया है। चाइल्ड आर्टिस्ट होने के बावजूद उनकी परफॉर्मेंस काफी नेचुरल लगती है। कहीं भी ओवर एक्टिंग या फोर्स्ड एक्सप्रेशंस देखने को नहीं मिलते। उनके इमोशनल सीन्स और मासूम रिएक्शंस कहानी में फ्रेशनेस लेकर आते हैं और फैमिली इमोशंस को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देते हैं। अब बात करते हैं सपोर्टिंग कास्ट की। मोनीकांत ने अपने किरदार को अच्छी तरह निभाया है। जितना भी उनका स्क्रीन टाइम है, उसमें वो अपने कैरेक्टर को पूरी तरह नेचुरली कैरी करते हैं। वो कहानी को अच्छा सपोर्ट देते हैं और अपने रोल के जरिए फिल्म में एक अच्छी डेप्थ भी जोड़ते हैं। इसी तरह मोक्षा भी अपने रोल में डिसेंट परफॉर्मेंस देती नजर आती हैं। उनका कैरेक्टर भले ही बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन जितना भी उनका कंट्रीब्यूशन है, वो कहानी के फ्लो में पूरी तरह फिट बैठता है और अपना उद्देश्य पूरा करता है। ओवरऑल देखा जाए तो गट्टा कुश्ती 2 की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ इसकी लीड कास्ट है।
विष्णु विशाल अपनी एंटरटेनिंग परफॉर्मेंस से फिल्म में एनर्जी भर देते हैं। ऐश्वर्या लक्ष्मी अपनी एक्टिंग के जरिए इमोशनल डेप्थ लेकर आती हैं। वहीं ज़ारा ज़ायना अपनी मासूमियत और नेचुरल परफॉर्मेंस से ऑडियंस का दिल जीत लेती हैं। साथ ही सपोर्टिंग कास्ट भी अपने अपने किरदारों में अच्छा योगदान देती है। यही वजह है कि फिल्म के इमोशनल और फैमिली मोमेंट्स का इम्पैक्ट और भी ज्यादा स्ट्रांग महसूस होता है। और यही सभी बातें इस फिल्म के सबसे बड़े पॉजिटिव पॉइंट्स बनकर सामने आती हैं। अब बात करते हैं फिल्म की रिलीज जर्नी की। अगर गट्टा कुश्ती तो की थिएट्रिकल और ओटीटी रिलीज जर्नी की बात करें तो इस फिल्म को 3 जुलाई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। तमिलनाडु में इस फिल्म को रेड जायंट मूवीज ने डिस्ट्रीब्यूट किया, जिन्हें तमिल सिनेमा के सबसे बड़े डिस्ट्रीब्यूशन हाउसेज में से एक माना जाता है। बड़े स्केल पर रिलीज मिलने की वजह से फिल्म को ओपनिंग वीकेंड में अच्छी रीच मिली और ये बहुत तेजी से ऑडियंस तक पहुंची। हालांकि रिलीज से पहले फिल्म एक छोटे से विवाद का भी हिस्सा बनी थी। तमिलगा वेत्री कशगम की नेता आधव अर्जुन ने सार्वजनिक तौर पर यह बयान दिया था कि वो अगले 5 साल तक रेड जायंट मूवीज की फिल्मों को रिलीज नहीं होने देंगे। इस बयान के बाद सोशल मीडिया और तमिल फिल्म इंडस्ट्री में काफी चर्चा देखने को मिली। लेकिन इन सभी विवादों के बावजूद गट्टा कुश्ती तो अपनी तय रिलीज डेट पर ही सिनेमाघरों में रिलीज हुई और किसी भी तरह की देरी देखने को नहीं मिली। ये बात मेकर्स के लिए काफी राहत भरी रही, क्योंकि विवाद के चलते फिल्म की रिलीज को लेकर अनिश्चितता का माहौल बन गया था। लेकिन आखिरकार सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ और फिल्म 3 जुलाई 2026 को सफलतापूर्वक थिएटर में रिलीज कर दी गई। अब अगर ऑडियंस रिस्पॉन्स की बात करें तो IMDb पर इस फिल्म को करीब 8.1/10 की मजबूत रेटिंग मिली है। ये रेटिंग लगभग 14,400 से ज्यादा यूजर्स के वोट्स पर आधारित है। किसी भी कमर्शियल फैमिली एंटरटेनर के लिए इतनी अच्छी रेटिंग मिलना ऑडियंस के पॉजिटिव रिस्पॉन्स को साफ तौर पर दिखाता है। अब अगर फिल्म के बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की बात करें तो इसने अपने थिएट्रिकल रन में डिसेंट से लेकर अच्छा खासा बिजनेस किया। फिल्म ने पहले दिन यानी ओपनिंग फ्राइडे पर 2,70,00,000 रुपए का नेट कलेक्शन किया, जबकि इसका ग्रॉस कलेक्शन लगभग 3,11,00,000 रुपए रहा। इसी के साथ फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर एक बेहतरीन शुरुआत की। ओपनिंग डे पर फिल्म के लगभग 2,100 से ज्यादा शोज चले थे और ऑक्यूपेंसी करीब 26% रही थी। ओपनिंग भले ही एवरेज रही, लेकिन असली ग्रोथ वीकेंड में देखने को मिली। दूसरे दिन यानी शनिवार को कलेक्शन में शानदार उछाल आया। फिल्म ने करीब 4,95,00,000 रुपए का नेट कलेक्शन किया और ऑक्यूपेंसी भी बढ़कर लगभग 38% तक पहुंच गई। वहीं रविवार को फिल्म ने अपने पहले वीकेंड का सबसे बड़ा कलेक्शन दर्ज किया। तीसरे दिन फिल्म ने करीब 6,20,00,000 रुपए का नेट कलेक्शन और लगभग 7,13,00,000 रुपए का ग्रॉस कलेक्शन किया। इसके साथ ही ऑक्यूपेंसी भी लगभग 45% तक पहुंच गई। ये साफ दिखाता है कि वीकेंड पर फैमिली ऑडियंस और पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ का फिल्म को जबरदस्त फायदा मिला। वीकेंड खत्म होने के बाद उम्मीद के मुताबिक वीकडेज में कलेक्शन थोड़ा नीचे आया। सोमवार से गुरुवार तक फिल्म ने रोजाना लगभग 1,75,00,000 से 2,35,00,000 रुपए के बीच नेट कलेक्शन किया। इसी तरह पहला हफ्ता खत्म होने तक गट्टा कुश्ती तो ने भारत से लगभग 22,10,00,000 रुपए का नेट कलेक्शन कर लिया था। एक मिड रेंज बजट की फिल्म के लिए यह पहला हफ्ता काफी अच्छा माना जा सकता है। अब बात करें दूसरे हफ्ते की, तो फिल्म ने अपनी पकड़ और भी मजबूत कर ली। सेकंड फ्राइडे पर कलेक्शन में हल्की गिरावट जरूर आई, लेकिन शनिवार और रविवार को एक बार फिर शानदार ग्रोथ देखने को मिली। फिल्म का वर्ड ऑफ माउथ लगातार पॉजिटिव बना हुआ था। नई रिलीज होने के बावजूद फिल्म ने दूसरे शनिवार को करीब 3,43,00,000 रुपए का नेट कलेक्शन किया। वहीं रविवार को यह आंकड़ा बढ़कर लगभग 3,70,00,000 रुपए तक पहुंच गया। इस वीकेंड ऑक्यूपेंसी एक बार फिर 40% से ऊपर चली गई। इससे साफ पता चलता है कि वीकेंड पर ऑडियंस का सपोर्ट लगातार बना हुआ था। वीकडेज में कलेक्शन स्वाभाविक रूप से कम होते गए, लेकिन इसके बावजूद फिल्म ने अपना दूसरा हफ्ता लगभग 12,86,00,000 रुपए के नेट कलेक्शन के साथ पूरा किया। यानी पहले हफ्ते में लगभग 22,10,00,000 रुपए और दूसरे हफ्ते में करीब 12,86,00,000 रुपए का नेट कलेक्शन रहा। तीसरे हफ्ते तक नई रिलीज की वजह से फिल्म की स्क्रीन और शोज दोनों कम हो गए थे।
इसके बावजूद फिल्म ने अपने तीसरे वीकेंड में भी अच्छा होल्ड बनाए रखा। तीसरे शनिवार को फिल्म ने करीब 1 करोड़ 30 लाख रुपए का नेट कलेक्शन किया, जबकि रविवार को लगभग 1 करोड़ 63 लाख रुपए का नेट कलेक्शन किया। तीसरा हफ्ता खत्म होते होते फिल्म में लगभग 5 करोड़ 45 लाख रुपए का नेट कलेक्शन अपने खाते में जोड़ लिया। चौथे हफ्ते तक स्क्रीन काफी कम हो चुकी थी और कलेक्शन स्वाभाविक रूप से लाखों में आ गया। इस हफ्ते फिल्म में लगभग 79 लाख रुपए का नेट कलेक्शन किया। पांचवें हफ्ते तक फिल्म का थिएट्रिकल रन लगभग खत्म होने की ओर था। इसके बावजूद आखिरी शुक्रवार को फिल्म ने करीब 3 लाख रुपए का नेट कलेक्शन किया और धीरे धीरे अपना थिएट्रिकल रन पूरा कर लिया। अगर पूरे थिएट्रिकल बिजनेस की बात करें तो फिल्म ने भारत में लगभग 41 करोड़ 23 लाख रुपए का नेट कलेक्शन किया। एक मीडियम से लो बजट फिल्म के लिए ये कलेक्शन काफी अच्छा माना जाएगा। अब अगर ग्रॉस कलेक्शन की बात करें तो भारत से फिल्म ने लगभग 47 करोड़ 25 लाख रुपए का ग्रॉस कलेक्शन किया। वहीं ओवरसीज मार्केट से फिल्म ने करीब 8 करोड़ 30 लाख रुपए की कमाई की। इस तरह फिल्म का कुल वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन लगभग 55 करोड़ 55 लाख रुपए रहा। ओवरऑल देखा जाए तो फिल्म ने ये कलेक्शन लगभग 32,526 शोज के दौरान हासिल किया। ये इस बात का संकेत है कि फिल्म को थिएटर्स में अच्छा एक्सपोजर मिला और ऑडियंस ने भी इसे भरपूर सपोर्ट दिया। इसी वजह से फिल्म लगभग 55 से 60 करोड़ रुपए के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन तक पहुंचने में सफल रही। अपने सीमित बजट के मुकाबले ये प्रदर्शन काफी मजबूत रहा और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक सफल हिट साबित हुई। सीक्वल फैक्टर, पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ और लगभग 4 हफ्तों तक बने रहे अच्छे रन ने इसकी सफलता में अहम भूमिका निभाई। अब बात करते हैं फिल्म की ओटीटी रिलीज की। थिएट्रिकल रन पूरा होने के बाद फिल्म का ओटीटी प्रीमियर किया गया। साउथ इंडियन फिल्मों में आमतौर पर अपनाए जाने वाले 28 दिनों के थिएट्रिकल विंडो को फॉलो करते हुए इस फिल्म को भी ओटीटी पर रिलीज किया गया। दिलचस्प बात यह है कि थिएटर रिलीज से पहले ही फिल्म के ओटीटी राइट्स बिक चुके थे। नेटफ्लिक्स ने पहले पार्ट की सफलता और विष्णु विशाल व ऐश्वर्या लक्ष्मी की पिछली फिल्मों की अच्छी ओटीटी परफॉर्मेंस को देखते हुए इस फिल्म के डिजिटल राइट्स अच्छी कीमत पर खरीद लिए थे। इसी वजह से रिलीज से पहले ही लगभग 28 दिनों का ओटीटी विंडो तय कर दिया गया था। यही विंडो फॉलो करते हुए फिल्म 31 जुलाई 2026 से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होना शुरू हो गई। ओटीटी रिलीज के बाद उन दर्शकों को भी फिल्म देखने का मौका मिला जो थिएटर में इसे मिस कर चुके थे, खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें तमिल भाषा समझ में नहीं आती। नेटफ्लिक्स ने फिल्म को सिर्फ तमिल में ही नहीं बल्कि हिंदी, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम में भी रिलीज किया। इसी वजह से साउथ इंडियन ऑडियंस के साथ साथ हिंदी दर्शकों ने भी इस स्पोर्ट्स कॉमेडी ड्रामा फिल्म को आसानी से देखा। खास तौर पर वे लोग जिन्होंने पहला पार्ट देखा था और दूसरे पार्ट का हिंदी डब वर्जन का इंतजार कर रहे थे। नेटफ्लिक्स ने फिल्म को एक साथ कई भाषाओं में डब करके 31 जुलाई 2026 से स्ट्रीम करना शुरू कर दिया। अगर आपने अभी तक ये फिल्म नहीं देखी है या फिर थिएटर में इसे मिस कर दिया था तो अब आप घर बैठे नेटफ्लिक्स पर अपनी पसंदीदा भाषा में इस फिल्म का आनंद ले सकते हैं। तो ये थी गट्टा कुश्ती 2 की पूरी जानकारी। चलिए मिलते हैं एक और ऐसी ही वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद। हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है गट्टा कुश्ती 2। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये फिल्म किस तरह, कहां और किस प्लेटफॉर्म पर ऑफिशियली देखने को मिलेगी। इसके अलावा फिल्म से जुड़े अलग अलग पहलुओं पर भी विस्तार से बात करेंगे। साथ ही जानेंगे कि फिल्म कैसे बनी, कहां शूट हुई, इसकी प्रोडक्शन जर्नी कैसी रही, रिलीज जर्नी कैसी रही, बॉक्स ऑफिस पर इसका परफॉर्मेंस कैसा रहा और इसके म्यूजिक डिपार्टमेंट व टेक्निकल डिपार्टमेंट के बारे में भी पूरी जानकारी मिलेगी। इसके अलावा फिल्म की कहानी, कास्टिंग, कैरेक्टर्स और इन सभी चीजों का डिटेल ब्रेकडाउन भी मैं आपको देने वाला हूं। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और एंटरटेनिंग होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। गट्टा कुश्ती 2 साल 2026 की एक इंडियन तमिल लैंग्वेज स्पोर्ट्स कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। जब यह फिल्म थिएटर में रिलीज हुई थी तब इसे सिर्फ तमिल वर्जन में रिलीज किया गया था,
लेकिन बाद में जब इसका OTT प्रीमियर हुआ तब इसे मल्टीपल लैंग्वेजेस में रिलीज किया गया। OTT पर इस फिल्म को पैन इंडिया रिलीज मिली, जहां इसे हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम यानी कुल 5 भाषाओं में उपलब्ध कराया गया। यह सिर्फ एक स्पोर्ट्स फिल्म नहीं है, बल्कि इसमें कॉमेडी, फैमिली इमोशंस, हस्बैंड वाइफ की केमिस्ट्री और रेसलिंग का दमदार कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। पहली फिल्म की सफलता के बाद ऑडियंस लंबे समय से इस सीक्वल का इंतजार कर रही थी और आखिरकार थिएटर रिलीज के बाद अब यह फिल्म OTT पर भी उपलब्ध है। इस फिल्म का निर्देशन चेला अयावू ने किया है। वहीं इसकी राइटिंग और स्क्रीन प्ले भी उन्होंने खुद ही संभाला है। यही वजह है कि इस सीक्वल में भी पहली फिल्म वाली वाइब, फील और स्टोरी टेलिंग स्टाइल काफी हद तक बरकरार रखा गया है, जिससे दोनों फिल्मों के बीच एक नेचुरल कनेक्शन महसूस होता है। फिल्म को ईसारी के गणेश, विष्णु विशाल और ईशान सक्सेना ने मिलकर प्रोड्यूस किया है। विष्णु विशाल सिर्फ इस फिल्म के लीड एक्टर ही नहीं हैं, बल्कि बतौर प्रोड्यूसर भी इस प्रोजेक्ट का अहम हिस्सा रहे हैं। इससे साफ पता चलता है कि इस फ्रेंचाइज को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने व्यक्तिगत रूप से भी काफी मेहनत की है। फिल्म की सिनेमैटोग्राफी M भास्करन ने संभाली है। चाहे रेसलिंग मैच हो, इमोशनल सीन्स हों या फिर गांव और शहर की खूबसूरत लोकेशंस, हर जगह कैमरा वर्क काफी नेचुरल और एनर्जेटिक फील देता है। एडिटिंग की जिम्मेदारी भरत विक्रमन ने संभाली है। फिल्म का कुल रन टाइम 154 मिनट यानी लगभग 2 घंटे 34 मिनट है। इतनी लंबी फिल्म होने के बावजूद मेकर्स ने स्पोर्ट्स, कॉमेडी, फैमिली ड्रामा और इमोशनल मोमेंट्स के बीच अच्छा बैलेंस बनाने की कोशिश की है, ताकि ऑडियंस को एक कंप्लीट एंटरटेनमेंट पैकेज मिल सके। फिल्म का म्यूजिक रोल्डन ने कंपोज किया है। उन्होंने बैकग्राउंड स्कोर के साथ साथ गानों पर भी बेहतरीन काम किया है। इमोशनल सीन्स में सॉफ्ट म्यूजिक और रेसलिंग सीक्वेंस में एनर्जेटिक बैकग्राउंड स्कोर फिल्म के इम्पैक्ट को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देता है। इस फिल्म को वेल्स फिल्म इंटरनेशनल, आईवी एंटरटेनमेंट और विष्णु विशाल स्टूडियोज ने मिलकर प्रोड्यूस किया है। वहीं तमिल सिनेमा के सबसे बड़े डिस्ट्रीब्यूशन हाउसेज में से एक रेड जायंट मूवीज ने इस फिल्म को पूरे तमिलनाडु में डिस्ट्रीब्यूट किया था। इसी वजह से फिल्म को रिलीज के समय अच्छा थिएट्रिकल सपोर्ट भी मिला। यह फिल्म भारत में बनी है और इसकी ओरिजिनल भाषा तमिल है। बाद में इसे OTT पर भी रिलीज किया गया, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इस सीक्वल का आनंद ले सकें। वैसे इसका पहला पार्ट भी OTT पर कई भाषाओं में उपलब्ध है। अब बात करते हैं फिल्म की प्रोडक्शन जर्नी की। जुलाई 2025 की शुरुआत में एक्टर विष्णु विशाल ने ऑफिशियली कंफर्म किया था कि गट्टा कुश्ती का सीक्वल बनने वाला है। पहली फिल्म को ऑडियंस से शानदार रिस्पॉन्स मिला था। इसी वजह से लंबे समय से इसके सीक्वल की डिमांड भी बनी हुई थी। इसके कुछ ही समय बाद 1 सितंबर 2025 को मेकर्स ने ऑफिशियली गट्टा कुश्ती 2 के टाइटल की घोषणा कर दी। इसी के साथ ये भी कंफर्म हो गया कि डायरेक्टर चेला अयावू, लीड एक्ट्रेस ऐश्वर्या लक्ष्मी और प्रोड्यूसर ईसारी के गणेश भी इस सीक्वल में वापसी कर रहे हैं। इस खबर ने फैंस का एक्साइटमेंट और भी बढ़ा दिया, क्योंकि ओरिजिनल टीम का लगभग पूरा कोर ग्रुप एक बार फिर साथ नजर आने वाला था। ऑफिशियल अनाउंसमेंट के तुरंत बाद फिल्म की प्रिंसिपल फोटोग्राफी भी शुरू कर दी गई। मेकर्स ने शूटिंग को बड़े स्तर पर प्लान किया और तमिलनाडु की कई रियल लोकेशंस को चुना। फिल्म की शूटिंग अंबासमुद्रम, चेन्नई, पोलाची और पालक्काड जैसी लोकेशंस पर की गई। इन जगहों का नेचुरल माहौल और लोकल एटमॉस्फेयर फिल्म के विजुअल्स को और भी ज्यादा ऑथेंटिक बनाता है। खासतौर पर रेसलिंग और गांव पर आधारित सीन्स के लिए रियल लोकेशंस का इस्तेमाल किया गया, जिससे फिल्म में एक शानदार रियलिस्टिक टच देखने को मिलता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मई 2026 तक फिल्म की शूटिंग लगभग पूरी हो चुकी थी और सिर्फ कुछ दिनों का काम बाकी था। इसके बाद पोस्ट प्रोडक्शन, एडिटिंग, बैकग्राउंड स्कोर और फाइनल फिनिशिंग पर काम किया गया और आखिरकार फिल्म को ऑडियंस के सामने रिलीज कर दिया गया। अब बात करते हैं फिल्म की कास्टिंग की। तो फिल्म की स्टार कास्ट से शुरुआत करते हैं। मूवी में विष्णु विशाल एक बार फिर वीरा के रोल में नजर आते हैं। पहली फिल्म के बाद उनके कैरेक्टर को इस सीक्वल में और बेहतर तरीके से डेवलप किया गया है, जहां उनकी पर्सनालिटी में कॉमेडी, इमोशंस और डिटर्मिनेशन तीनों का शानदार बैलेंस देखने को मिलता है। लीड एक्ट्रेस के तौर पर ऐश्वर्या लक्ष्मी ने एक बार फिर कीर्ति का किरदार निभाया है। तमिल वर्जन के लिए उनकी डबिंग भी खुद ऐश्वर्या लक्ष्मी ने ही की है। सीक्वल में भी कीर्ति का कैरेक्टर कहानी का एक बेहद अहम हिस्सा बना रहता है।
वहीं उनकी बेटी माथी मलर की परवरिश को लेकर वीरा और कीर्ति की सोच एक दूसरे से बिल्कुल अलग होती है। वीरा का मानना है कि अगर माथी को स्पोर्ट्स पसंद नहीं है तो उसे जबरदस्ती किसी भी खेल में धकेलना गलत होगा, लेकिन कीर्ति की सोच बिल्कुल अलग है। एक नेशनल लेवल रेसलर होने की वजह से वो डिसिप्लिन, हार्डवर्क और स्पोर्ट्स को जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा मानती है। उसे लगता है कि माथी को भी स्ट्रांग और इंडिपेंडेंट बनने के लिए स्पोर्ट्स में आना चाहिए। इसी वजह से वो चाहती है कि उनकी बेटी रेसलिंग की ट्रेनिंग ले और अपनी कमजोरियों को दूर करे। यहीं से दोनों के बीच विचारों का टकराव शुरू हो जाता है। वैसे देखा जाए तो दोनों अपनी अपनी जगह गलत नहीं होते, लेकिन उनकी सोच इतनी अलग होती है कि छोटी छोटी बातें धीरे धीरे बड़े आर्ग्यूमेंट्स में बदलने लगती हैं। इसी बीच कहानी में एंट्री होती है कीर्ति के कोच की, जिसका किरदार तारक पोनप्पा ने निभाया है। बाहर से देखने पर वो एक सामान्य कोच लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो कीर्ति की सफलता को लेकर अपनी पर्सनल महत्वाकांक्षा और जलन छिपा कर रखता है। वो वीरा और कीर्ति के बीच बढ़ती दूरियों का फायदा उठाना शुरू कर देता है। अपनी प्लानिंग के जरिए वो वीरा को ऐसी सिचुएशन में फंसा देता है जिसका सीधा असर कीर्ति के करियर पर पड़ता है। एक बेहद अहम रेसलिंग मैच के दौरान ऐसा इंसिडेंट होता है जिसकी वजह से कीर्ति सिर्फ मैच ही नहीं हारती, बल्कि उसके बाद उस पर एक्शन भी लिया जाता है और उसे सस्पेंशन का सामना करना पड़ता है। ये घटना कीर्ति के लिए बहुत बड़ा इमोशनल झटका साबित होती है। सालों की मेहनत और उसका करियर एक ही पल में रुक सा जाता है। कीर्ति को लगने लगता है कि इस सब के पीछे सबसे बड़ा कारण वीरा ही है। उसे पूरा यकीन हो जाता है कि अगर वीरा उस सिचुएशन में शामिल न होता तो शायद उसका करियर बर्बाद नहीं होता। इसी गलतफहमी की रेड्यूसेस से दोनों के रिश्ते में पहली बार इतनी बड़ी दरार आ जाती है। जो कपल पहले हर मुश्किल में एक दूसरे का साथ देता था, वही अब एक दूसरे से बात करना भी कम कर देता है। प्यार की जगह गुस्सा, भरोसे की जगह शक और अंडरस्टैंडिंग की जगह ईगो ले लेती है। हर नया दिन एक नई गलतफहमी लेकर आता है। घर का माहौल भी धीरे धीरे खराब होने लगता है और इसका सबसे ज्यादा असर उनकी बेटी माथी मलर पर पड़ता है। वो अपने माता पिता को हमेशा साथ देखना चाहती है, लेकिन उनके बीच बढ़ती दूरियां उसे अंदर ही अंदर तोड़ने लगती हैं। सिचुएशन इतनी गंभीर हो जाती है कि हर छोटी सी बात पर झगड़ा होने लगता है। धीरे धीरे बात सिर्फ झगड़ों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि दोनों तलाक लेने का फैसला करने की ओर बढ़ने लगते हैं। यहीं से फिल्म अपने सबसे इमोशनल फेज में एंटर करती है। अब कहानी के सबसे बड़े सवाल सामने आते हैं। क्या वीरा और कीर्ति अपनी सारी गलतफहमियां दूर कर पाएंगे? क्या सच कभी कीर्ति के सामने आएगा कि उसके करियर के पीछे असली साजिश किसकी थी? क्या वीरा अपना दिया हुआ पुराना वादा दोबारा निभा पाएगा? क्या कीर्ति सस्पेंशन के बाद फिर से रेसलिंग में वापसी कर पाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या माथी मलर अपने माता पिता को फिर से एक साथ देख पाएगी या फिर उनका परिवार हमेशा के लिए टूट जाएगा? इन्हीं इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स, फैमिली ड्रामा, कॉमेडी मोमेंट्स, स्पोर्ट्स राइवलरी और हस्बैंड वाइफ के रिश्ते के उतार चढ़ाव के साथ गट्टा कुश्ती 2 की कहानी आगे बढ़ती है और धीरे धीरे हर सवाल का जवाब देती है। तो इस तरह फिल्म की पूरी कहानी बुनी गई है। अब अगर फिल्म के प्लस पॉइंट्स की बात करें तो इसकी सबसे बड़ी ताकत शुरू होती है विष्णु विशाल से। विष्णु विशाल एक बार फिर साबित करते हैं कि उन्हें इतना बेहतरीन एक्टर क्यों माना जाता है। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस बेहद दमदार है। जैसे ही वो स्क्रीन पर आते हैं, फिल्म में एक अलग ही एनर्जी महसूस होने लगती है। उनकी एक्टिंग, स्क्रीन प्रेजेंस और कॉमिक टाइमिंग इतनी नेचुरल लगती है कि कहीं भी ऐसा महसूस नहीं होता कि वो जबरदस्ती ऑडियंस को हंसाने की कोशिश कर रहे हैं। उनके एक्सप्रेशंस, डायलॉग डिलीवरी और बॉडी लैंग्वेज इतने नेचुरल हैं कि कई सीन अपने आप एंटरटेनिंग बन जाते हैं। फिल्म में कुछ जगह कहानी की रफ्तार थोड़ी धीमी जरूर पड़ती है, लेकिन जब भी ऐसा होता है, विष्णु विशाल अपनी परफॉर्मेंस से फिल्म को फिर से ट्रैक पर ले आते हैं। इसी वजह से शुरुआत से लेकर आखिर तक ऑडियंस का इंटरेस्ट उनके कैरेक्टर में बना रहता है। जिस तरह से उन्होंने हर इमोशन को हैंडल किया है, उसे स्क्रीन पर देखना वाकई मजेदार लगता है। खासकर उनके पड़ोसियों के साथ वाले सीन्स काफी एंटरटेनिंग हैं। इन सीक्वेंसेस में कॉमेडी बिल्कुल नेचुरली निकल कर आती है और ऑडियंस को अच्छा लाफ्टर एक्सपीरियंस मिलता है। इसी तरह उनकी बेटी माथी मलर के साथ दिखाई गई बॉन्डिंग भी
फिल्म का एक मजबूत पिलर है। फिल्म में इस रिश्ते को एक इमोशनल एंकर की तरह इस्तेमाल किया गया है, जो बेहद प्रभावी तरीके से काम करता है। फादर और डॉटर के बीच दिखाए गए प्यार और इमोशनल मोमेंट्स काफी रिलेटेबल लगते हैं और फैमिली ऑडियंस के साथ आसानी से कनेक्ट हो जाते हैं। अब बात करते हैं ऐश्वर्या लक्ष्मी की। इस बार उनका रोल पहली फिल्म के मुकाबले थोड़ा ज्यादा कंट्रोल्ड और सीरियस रखा गया है। उनके कैरेक्टर में कॉमेडी के लिए ज्यादा स्कोप नहीं रखा गया, क्योंकि पूरा फोकस एक रेसलर के स्ट्रगल, प्रेशर और इमोशनल जर्नी पर रखा गया है। लेकिन जितना भी स्क्रीन टाइम और मटेरियल उन्हें मिला है, उसमें ऐश्वर्या लक्ष्मी ने काफी सिंसियर परफॉर्मेंस दी है। जितनी देर भी वो स्क्रीन पर नजर आती हैं और जिस तरह उनके कैरेक्टर को कहानी में डेवलप किया गया है, उसमें उनका काम काफी मैच्योर और प्रभावशाली लगता है। वो अपनी परफॉर्मेंस के दम पर फिल्म में एक अच्छी खासी इमोशनल डेप्थ क्रिएट करती हैं। रेसलिंग के प्रति उनके कैरेक्टर का डेडिकेशन, अपने करियर के लिए उनकी मेहनत और पर्सनल लाइफ के बीच का कॉन्फ्लिक्ट स्क्रीन पर पूरी तरह बिलीवेबल लगता है। इमोशनल सीन्स में भी उन्होंने अपने एक्सप्रेशंस के जरिए कैरेक्टर की फ्रस्ट्रेशन, डिसअपॉइंटमेंट और दर्द को बेहद प्रभावी तरीके से प्रेजेंट किया है। फिल्म का एक और बड़ा प्लस पॉइंट है विष्णु विशाल और ऐश्वर्या लक्ष्मी की केमिस्ट्री। दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट काफी कंफर्टेबल लगते हैं और हस्बैंड वाइफ का रिश्ता बेहद नेचुरल फील होता है। खासकर सेकेंड हाफ में, जब कहानी पूरी तरह इमोशनल साइड पर शिफ्ट होती है, तब दोनों की परफॉर्मेंस और भी ज्यादा असर छोड़ती है। हाँ, कुछ इमोशनल सीन्स ऐसे जरूर हैं जिन्हें ऑडियंस पहले से गेस कर सकती है, यानी फिल्म कुछ जगह प्रेडिक्टेबल हो जाती है। लेकिन इन सीन्स को विष्णु विशाल और ऐश्वर्या लक्ष्मी ने जिस ईमानदारी और ऑनेस्टी के साथ निभाया है, उसकी वजह से उनका इमोशनल इम्पैक्ट बिल्कुल भी कम नहीं होता। ये सीन्स आसानी से ऑडियंस के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। यही वजह है कि क्लाइमैक्स तक पहुंचते पहुंचते आप इन दोनों कैरेक्टर्स के साथ पूरी तरह इमोशनली जुड़ जाते हैं और लगभग हर बड़ा मोमेंट असर छोड़ता है। फिल्म की एक और प्लेजेंट सरप्राइजेज हैं ज़ारा ज़ायना, जिन्होंने माथी मलर का किरदार निभाया है। चाइल्ड आर्टिस्ट होने के बावजूद उनकी परफॉर्मेंस काफी नेचुरल लगती है। कहीं भी ओवर एक्टिंग या फोर्स्ड एक्सप्रेशंस देखने को नहीं मिलते। उनके इमोशनल सीन्स और मासूम रिएक्शंस कहानी में फ्रेशनेस लेकर आते हैं और फैमिली इमोशंस को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देते हैं। अब बात करते हैं सपोर्टिंग कास्ट की। मोनीकांत ने अपने किरदार को अच्छी तरह निभाया है। जितना भी उनका स्क्रीन टाइम है, उसमें वो अपने कैरेक्टर को पूरी तरह नेचुरली कैरी करते हैं। वो कहानी को अच्छा सपोर्ट देते हैं और अपने रोल के जरिए फिल्म में एक अच्छी डेप्थ भी जोड़ते हैं। इसी तरह मोक्षा भी अपने रोल में डिसेंट परफॉर्मेंस देती नजर आती हैं। उनका कैरेक्टर भले ही बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन जितना भी उनका कंट्रीब्यूशन है, वो कहानी के फ्लो में पूरी तरह फिट बैठता है और अपना उद्देश्य पूरा करता है। ओवरऑल देखा जाए तो गट्टा कुश्ती 2 की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ इसकी लीड कास्ट है। विष्णु विशाल अपनी एंटरटेनिंग परफॉर्मेंस से फिल्म में एनर्जी भर देते हैं। ऐश्वर्या लक्ष्मी अपनी एक्टिंग के जरिए इमोशनल डेप्थ लेकर आती हैं। वहीं ज़ारा ज़ायना अपनी मासूमियत और नेचुरल परफॉर्मेंस से ऑडियंस का दिल जीत लेती हैं। साथ ही सपोर्टिंग कास्ट भी अपने अपने किरदारों में अच्छा योगदान देती है। यही वजह है कि फिल्म के इमोशनल और फैमिली मोमेंट्स का इम्पैक्ट और भी ज्यादा स्ट्रांग महसूस होता है। और यही सभी बातें इस फिल्म के सबसे बड़े पॉजिटिव पॉइंट्स बनकर सामने आती हैं। अब बात करते हैं फिल्म की रिलीज जर्नी की। अगर गट्टा कुश्ती 2 की थिएट्रिकल और OTT रिलीज जर्नी की बात करें, तो इस फिल्म को 3 जुलाई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। तमिलनाडु में इस फिल्म को रेड जायंट मूवीज ने डिस्ट्रीब्यूट किया, जिन्हें तमिल सिनेमा के सबसे बड़े डिस्ट्रीब्यूशन हाउसेज में से एक माना जाता है। बड़े स्केल पर रिलीज मिलने की वजह से फिल्म को ओपनिंग वीकेंड में अच्छी रीच मिली और ये बहुत तेजी से ऑडियंस तक पहुंची। हालांकि रिलीज से पहले फिल्म एक छोटे से विवाद का भी हिस्सा बनी थी। तमिलगा वेत्री कशगम की नेता आधव अर्जुन ने सार्वजनिक तौर पर यह बयान दिया था कि वो अगले 5 साल तक रेड जायंट मूवीज की फिल्मों को रिलीज नहीं होने देंगे। इस बयान के बाद सोशल मीडिया और तमिल फिल्म इंडस्ट्री में काफी चर्चा देखने को मिली। लेकिन इन सभी विवादों के बावजूद गट्टा कुश्ती 2 अपनी तय रिलीज डेट पर ही सिनेमाघरों में रिलीज हुई और किसी भी तरह की देरी देखने को नहीं मिली। ये बात मेकर्स के लिए काफी राहत भरी रही, क्योंकि विवाद के चलते फिल्म की रिलीज को लेकर अनिश्चितता का माहौल बन गया था। लेकिन आखिरकार सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ
और फिल्म 3 जुलाई 2026 को सफलतापूर्वक थिएटर में रिलीज कर दी गई। अब अगर ऑडियंस रिस्पॉन्स की बात करें तो IMDb पर इस फिल्म को करीब 8.1/10 की मजबूत रेटिंग मिली है। ये रेटिंग लगभग 14,400 से ज्यादा यूजर्स के वोट्स पर आधारित है। किसी भी कमर्शियल फैमिली एंटरटेनर के लिए इतनी अच्छी रेटिंग मिलना ऑडियंस के पॉजिटिव रिस्पॉन्स को साफ तौर पर दिखाता है। अब अगर फिल्म के बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की बात करें तो इसने अपने थिएट्रिकल रन में डिसेंट से लेकर अच्छा खासा बिजनेस किया। फिल्म ने पहले दिन यानी ओपनिंग फ्राइडे पर 2,70,00,000 रुपए का नेट कलेक्शन किया, जबकि इसका ग्रॉस कलेक्शन लगभग 3,11,00,000 रुपए रहा। इसी के साथ फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर एक बेहतरीन शुरुआत की। ओपनिंग डे पर फिल्म के लगभग 2,100 से ज्यादा शोज चले थे और ऑक्यूपेंसी करीब 26% रही थी। ओपनिंग भले ही एवरेज रही, लेकिन असली ग्रोथ वीकेंड में देखने को मिली। दूसरे दिन यानी शनिवार को कलेक्शन में शानदार उछाल आया। फिल्म ने करीब 4,95,00,000 रुपए का नेट कलेक्शन किया और ऑक्यूपेंसी भी बढ़कर लगभग 38% तक पहुंच गई। वहीं रविवार को फिल्म ने अपने पहले वीकेंड का सबसे बड़ा कलेक्शन दर्ज किया। तीसरे दिन फिल्म ने करीब 6,20,00,000 रुपए का नेट कलेक्शन और लगभग 7,13,00,000 रुपए का ग्रॉस कलेक्शन किया। इसके साथ ही ऑक्यूपेंसी भी लगभग 45% तक पहुंच गई। ये साफ दिखाता है कि वीकेंड पर फैमिली ऑडियंस और पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ का फिल्म को जबरदस्त फायदा मिला। वीकेंड खत्म होने के बाद उम्मीद के मुताबिक वीकडेज में कलेक्शन थोड़ा नीचे आया। सोमवार से गुरुवार तक फिल्म ने रोजाना लगभग 1,75,00,000 से 2,35,00,000 रुपए के बीच नेट कलेक्शन किया। इसी तरह पहला हफ्ता खत्म होने तक गट्टा कुश्ती 2 ने भारत से लगभग 22,10,00,000 रुपए का नेट कलेक्शन कर लिया था। एक मिड रेंज बजट की फिल्म के लिए यह पहला हफ्ता काफी अच्छा माना जा सकता है। अब बात करें दूसरे हफ्ते की, तो फिल्म ने अपनी पकड़ और भी मजबूत कर ली। सेकेंड फ्राइडे पर कलेक्शन में हल्की गिरावट जरूर आई, लेकिन शनिवार और रविवार को एक बार फिर शानदार ग्रोथ देखने को मिली। फिल्म का वर्ड ऑफ माउथ लगातार पॉजिटिव बना हुआ था। नई रिलीज होने के बावजूद फिल्म ने दूसरे शनिवार को करीब 3,43,00,000 रुपए का नेट कलेक्शन किया। वहीं रविवार को यह आंकड़ा बढ़कर लगभग 3,70,00,000 रुपए तक पहुंच गया। इस वीकेंड ऑक्यूपेंसी एक बार फिर 40% से ऊपर चली गई। इससे साफ पता चलता है कि वीकेंड पर ऑडियंस का सपोर्ट लगातार बना हुआ था। वीकडेज में कलेक्शन स्वाभाविक रूप से कम होते गए, लेकिन इसके बावजूद फिल्म ने अपना दूसरा हफ्ता लगभग 12,86,00,000 रुपए के नेट कलेक्शन के साथ पूरा किया। यानी पहले हफ्ते में लगभग 22,10,00,000 रुपए और दूसरे हफ्ते में करीब 12,86,00,000 रुपए का नेट कलेक्शन रहा। तीसरे हफ्ते तक नई रिलीज की वजह से फिल्म की स्क्रीन और शोज दोनों कम हो गए थे। इसके बावजूद फिल्म ने अपने तीसरे वीकेंड में भी अच्छा होल्ड बनाए रखा। तीसरे शनिवार को फिल्म ने करीब 1,30,00,000 रुपए का नेट कलेक्शन किया, जबकि रविवार को लगभग 1,63,00,000 रुपए का नेट कलेक्शन किया। तीसरा हफ्ता खत्म होते होते फिल्म में लगभग 5,45,00,000 रुपए का नेट कलेक्शन अपने खाते में जोड़ लिया। चौथे हफ्ते तक स्क्रीन काफी कम हो चुकी थी और कलेक्शन स्वाभाविक रूप से लाखों में आ गया। इस हफ्ते फिल्म में लगभग 79,00,000 रुपए का नेट कलेक्शन किया। पांचवें हफ्ते तक फिल्म का थिएट्रिकल रन लगभग खत्म होने की ओर था। इसके बावजूद आखिरी शुक्रवार को फिल्म ने करीब 3,00,000 रुपए का नेट कलेक्शन किया और धीरे धीरे अपना थिएट्रिकल रन पूरा कर लिया। अगर पूरे थिएट्रिकल बिजनेस की बात करें तो फिल्म ने भारत में लगभग 41,23,00,000 रुपए का नेट कलेक्शन किया। एक मीडियम से लो बजट फिल्म के लिए यह कलेक्शन काफी अच्छा माना जाएगा। अब अगर ग्रॉस कलेक्शन की बात करें तो भारत से फिल्म ने लगभग 47,25,00,000 रुपए का ग्रॉस कलेक्शन किया। वहीं ओवरसीज मार्केट से फिल्म ने करीब 8,30,00,000 रुपए की कमाई की। इस तरह फिल्म का कुल वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन लगभग 55,55,00,000 रुपए रहा। ओवरऑल देखा जाए तो फिल्म ने यह कलेक्शन लगभग 32,526 शोज के दौरान हासिल किया। ये इस बात का संकेत है कि फिल्म को थिएटर्स में अच्छा एक्सपोजर मिला और ऑडियंस ने भी इसे भरपूर सपोर्ट दिया। इसी वजह से फिल्म लगभग 55 से 60 करोड़ रुपए के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन तक पहुंचने में सफल रही।
अपने सीमित बजट के मुकाबले ये प्रदर्शन काफी मजबूत रहा और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक सफल हिट साबित हुई। सीक्वल फैक्टर, पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ और लगभग 4 हफ्तों तक बने रहे अच्छे रन ने इसकी सफलता में अहम भूमिका निभाई। अब बात करते हैं फिल्म की ओटीटी रिलीज की। थिएट्रिकल रन पूरा होने के बाद फिल्म का ओटीटी प्रीमियर किया गया। साउथ इंडियन फिल्मों में आमतौर पर अपनाए जाने वाले 28 दिनों के थिएट्रिकल विंडो को फॉलो करते हुए इस फिल्म को भी ओटीटी पर रिलीज किया गया। दिलचस्प बात यह है कि थिएटर रिलीज से पहले ही फिल्म के ओटीटी राइट्स बिक चुके थे। नेटफ्लिक्स ने पहले पार्ट की सफलता और विष्णु विशाल व ऐश्वर्या लक्ष्मी की पिछली फिल्मों की अच्छी ओटीटी परफॉर्मेंस को देखते हुए इस फिल्म के डिजिटल राइट्स अच्छी कीमत पर खरीद लिए थे। इसी वजह से रिलीज से पहले ही लगभग 28 दिनों का ओटीटी विंडो तय कर दिया गया था। यही विंडो फॉलो करते हुए फिल्म 31 जुलाई 2026 से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होना शुरू हो गई। ओटीटी रिलीज के बाद उन दर्शकों को भी फिल्म देखने का मौका मिला जो थिएटर में इसे मिस कर चुके थे, खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें तमिल भाषा समझ में नहीं आती। नेटफ्लिक्स ने फिल्म को सिर्फ तमिल में ही नहीं बल्कि हिंदी, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम में भी रिलीज किया। इसी वजह से साउथ इंडियन ऑडियंस के साथ साथ हिंदी दर्शकों ने भी इस स्पोर्ट्स कॉमेडी ड्रामा फिल्म को आसानी से देखा, खास तौर पर वे लोग जिन्होंने पहला पार्ट देखा था और दूसरे पार्ट का हिंदी डब वर्जन का इंतजार कर रहे थे। नेटफ्लिक्स ने फिल्म को एक साथ कई भाषाओं में डब करके 31 जुलाई 2026 से स्ट्रीम करना शुरू कर दिया। अगर आपने अभी तक ये फिल्म नहीं देखी है या फिर थिएटर में इसे मिस कर दिया था, तो अब आप घर बैठे नेटफ्लिक्स पर अपनी पसंदीदा भाषा में इस फिल्म का आनंद ले सकते हैं। तो ये थी गट्टा कुश्ती 2 की पूरी जानकारी। चलिए मिलते हैं एक और ऐसी ही वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद। हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है गट्टा कुश्ती 2। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये फिल्म किस तरह, कहां और किस प्लेटफॉर्म पर ऑफिशियली देखने को मिलेगी। इसके अलावा फिल्म से जुड़े अलग अलग पहलुओं पर भी विस्तार से बात करेंगे। साथ ही जानेंगे कि फिल्म कैसे बनी, कहां शूट हुई, इसकी प्रोडक्शन जर्नी कैसी रही, रिलीज जर्नी कैसी रही, बॉक्स ऑफिस पर इसका परफॉर्मेंस कैसा रहा और इसके म्यूजिक डिपार्टमेंट व टेक्निकल डिपार्टमेंट के बारे में भी पूरी जानकारी मिलेगी। इसके अलावा फिल्म की कहानी, कास्टिंग, कैरेक्टर्स और इन सभी चीजों का डिटेल ब्रेकडाउन भी मैं आपको देने वाला हूं। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और एंटरटेनिंग होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। गट्टा कुश्ती 2 साल 2026 की एक इंडियन तमिल लैंग्वेज स्पोर्ट्स कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। जब यह फिल्म थिएटर में रिलीज हुई थी तब इसे सिर्फ तमिल वर्जन में रिलीज किया गया था, लेकिन बाद में जब इसका ओटीटी प्रीमियर हुआ तब इसे मल्टीपल लैंग्वेजेस में रिलीज किया गया। ओटीटी पर इस फिल्म को पैन इंडिया रिलीज मिली, जहां इसे हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम यानी कुल 5 भाषाओं में उपलब्ध कराया गया। यह सिर्फ एक स्पोर्ट्स फिल्म नहीं है, बल्कि इसमें कॉमेडी, फैमिली इमोशंस, हस्बैंड वाइफ की केमिस्ट्री और रेसलिंग का दमदार कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। पहली फिल्म की सफलता के बाद ऑडियंस लंबे समय से इस सीक्वल का इंतजार कर रही थी और आखिरकार थिएटर रिलीज के बाद अब यह फिल्म ओटीटी पर भी उपलब्ध है। इस फिल्म का निर्देशन चेला अयावू ने किया है। वहीं इसकी राइटिंग और स्क्रीन प्ले भी उन्होंने खुद ही संभाला है। यही वजह है कि इस सीक्वल में भी पहली फिल्म वाली वाइब, फील और स्टोरी टेलिंग स्टाइल काफी हद तक बरकरार रखा गया है, जिससे दोनों फिल्मों के बीच एक नेचुरल कनेक्शन महसूस होता है। फिल्म को ईसारी के गणेश, विष्णु विशाल और ईशान सक्सेना ने मिलकर प्रोड्यूस किया है। विष्णु विशाल सिर्फ इस फिल्म के लीड एक्टर ही नहीं हैं, बल्कि बतौर प्रोड्यूसर भी इस प्रोजेक्ट का अहम हिस्सा रहे हैं। इससे साफ पता चलता है कि इस फ्रेंचाइज को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने व्यक्तिगत रूप से भी काफी मेहनत की है। फिल्म की सिनेमैटोग्राफी एम भास्करन ने संभाली है। चाहे रेसलिंग मैच हो, इमोशनल सीन्स हों या फिर गांव और शहर की खूबसूरत लोकेशंस, हर जगह कैमरा वर्क काफी नेचुरल और एनर्जेटिक फील देता है। एडिटिंग की जिम्मेदारी भरत विक्रमन ने संभाली है। फिल्म का कुल रन टाइम 154 मिनट यानी लगभग 2 घंटे 34 मिनट है। इतनी लंबी फिल्म होने के बावजूद मेकर्स ने स्पोर्ट्स, कॉमेडी, फैमिली ड्रामा और इमोशनल मोमेंट्स के बीच
अच्छा बैलेंस बनाने की कोशिश की है ताकि ऑडियंस को एक कंप्लीट एंटरटेनमेंट पैकेज मिल सके। फिल्म का म्यूजिक रोल्डन ने कंपोज किया है। उन्होंने बैकग्राउंड स्कोर के साथ साथ गानों पर भी बेहतरीन काम किया है। इमोशनल सीन्स में सॉफ्ट म्यूजिक और रेसलिंग सीक्वेंस में एनर्जेटिक बैकग्राउंड स्कोर फिल्म के इम्पैक्ट को और ज्यादा स्ट्रांग बना देता है। इस फिल्म को वेल्स फिल्म इंटरनेशनल, आईवी एंटरटेनमेंट और विष्णु विशाल स्टूडियोज ने मिलकर प्रोड्यूस किया है। वहीं तमिल सिनेमा के सबसे बड़े डिस्ट्रीब्यूशन हाउसेज में से एक रेड जायंट मूवीज ने इस फिल्म को पूरे तमिलनाडु में डिस्ट्रीब्यूट किया था। इसी वजह से फिल्म को रिलीज के समय अच्छा थिएट्रिकल सपोर्ट भी मिला। ये फिल्म भारत में बनी है और इसकी ओरिजिनल भाषा तमिल है। बाद में इसे OTT पर भी रिलीज किया गया, जिससे से ज्यादा लोग इस सीक्वल का आनंद ले सकें। वैसे इसका पहला पार्ट भी OTT पर कई भाषाओं में उपलब्ध है। अब बात करते हैं फिल्म की प्रोडक्शन जर्नी की। जुलाई 2025 की शुरुआत में एक्टर विष्णु विशाल ने ऑफिशियली कंफर्म किया था कि गट्टा कुश्ती का सीक्वल बनने वाला है। पहली फिल्म को ऑडियंस से शानदार रिस्पॉन्स मिला था। इसी वजह से लंबे समय से इसके सीक्वल की डिमांड भी बनी हुई थी। इसके कुछ ही समय बाद 1 सितंबर 2025 को मेकर्स ने ऑफिशियली गट्टा कुश्ती 2 के टाइटल की घोषणा कर दी। इसी के साथ ये भी कंफर्म हो गया कि डायरेक्टर चेला अयावू, लीड एक्ट्रेस ऐश्वर्या लक्ष्मी और प्रोड्यूसर इसारी के गणेश भी इस सीक्वल में वापसी कर रहे हैं। इस खबर ने फैंस का एक्साइटमेंट और भी बढ़ा दिया, क्योंकि ओरिजिनल टीम का लगभग पूरा कोर ग्रुप एक बार फिर साथ नजर आने वाला था। ऑफिशियल अनाउंसमेंट के तुरंत बाद फिल्म की प्रिंसिपल फोटोग्राफी भी शुरू कर दी गई। मेकर्स ने शूटिंग को बड़े स्तर पर प्लान किया और तमिलनाडु की कई रियल लोकेशंस को चुना। फिल्म की शूटिंग अंबासमुद्रम, चेन्नई, पोलाची और पालक्काड जैसी लोकेशंस पर की गई। इन जगहों का नेचुरल माहौल और लोकल एटमॉस्फेयर फिल्म के विजुअल्स को और भी ज्यादा ऑथेंटिक बनाता है। खासतौर पर रेसलिंग और गांव पर आधारित सीन्स के लिए रियल लोकेशंस का इस्तेमाल किया गया, जिससे फिल्म में एक शानदार रियलिस्टिक टच देखने को मिलता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मई 2026 तक फिल्म की शूटिंग लगभग पूरी हो चुकी थी और सिर्फ कुछ दिनों का काम बाकी था। इसके बाद पोस्ट प्रोडक्शन, एडिटिंग, बैकग्राउंड स्कोर और फाइनल फिनिशिंग पर काम किया गया और आखिरकार फिल्म को ऑडियंस के सामने रिलीज कर दिया गया। अब बात करते हैं फिल्म की कास्टिंग की। तो फिल्म की स्टार कास्ट से शुरुआत करते हैं। मूवी में विष्णु विशाल एक बार फिर वीरा के रोल में नजर आते हैं। पहली फिल्म के बाद उनके कैरेक्टर को इस सीक्वल में और बेहतर तरीके से डेवलप किया गया है, जहां उनकी पर्सनालिटी में कॉमेडी, इमोशंस और डिटर्मिनेशन तीनों का शानदार बैलेंस देखने को मिलता है। लीड एक्ट्रेस के तौर पर ऐश्वर्या लक्ष्मी ने एक बार फिर कीर्ति का किरदार निभाया है। तमिल वर्जन के लिए उनकी डबिंग भी खुद ऐश्वर्या लक्ष्मी ने ही की है। सीक्वल में भी कीर्ति का कैरेक्टर कहानी का एक बेहद अहम हिस्सा बना रहता है। वहीं उनकी बेटी माथी मलर की परवरिश को लेकर वीरा और कीर्ति की सोच एक दूसरे से बिल्कुल अलग होती है। वीरा का मानना है कि अगर माथी को स्पोर्ट्स पसंद नहीं है तो उसे जबरदस्ती किसी भी खेल में धकेलना गलत होगा, लेकिन कीर्ति की सोच बिल्कुल अलग है। एक नेशनल लेवल रेसलर होने की वजह से वो डिसिप्लिन, हार्डवर्क और स्पोर्ट्स को जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा मानती है। उसे लगता है कि माथी को भी स्ट्रांग और इंडिपेंडेंट बनने के लिए स्पोर्ट्स में आना चाहिए। इसी वजह से वो चाहती है कि उनकी बेटी रेसलिंग की ट्रेनिंग ले और अपनी कमजोरियों को दूर करे। यहीं से दोनों के बीच विचारों का टकराव शुरू हो जाता है। वैसे देखा जाए तो दोनों अपनी अपनी जगह गलत नहीं होते, लेकिन उनकी सोच इतनी अलग होती है कि छोटी छोटी बातें धीरे धीरे बड़े आर्ग्यूमेंट्स में बदलने लगती हैं। इसी बीच कहानी में एंट्री होती है कीर्ति के कोच की, जिसका किरदार तारक पोनप्पा ने निभाया है। बाहर से देखने पर वो एक सामान्य कोच लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो कीर्ति की सफलता को लेकर अपनी पर्सनल महत्वाकांक्षा और जलन छिपा कर रखता है। वो वीरा और कीर्ति के बीच बढ़ती दूरियों का फायदा उठाना शुरू कर देता है। अपनी प्लानिंग के जरिए वो वीरा को ऐसी सिचुएशन में फंसा देता है जिसका सीधा असर कीर्ति के करियर पर पड़ता है। एक बेहद अहम रेसलिंग मैच के दौरान ऐसा इंसिडेंट होता है जिसकी वजह से कीर्ति सिर्फ मैच ही नहीं हारती, बल्कि उसके बाद उस पर एक्शन भी लिया जाता है और उसे सस्पेंशन का सामना करना पड़ता है। ये घटना कीर्ति के लिए बहुत बड़ा इमोशनल झटका साबित होती है। सालों की मेहनत और उसका करियर एक ही पल में रुक सा जाता है।
कीर्ति को लगने लगता है कि इस सब के पीछे सबसे बड़ा कारण वीरा ही है। उसे पूरा यकीन हो जाता है कि अगर वीरा उस सिचुएशन में शामिल न होता तो शायद उसका करियर बर्बाद नहीं होता। इसी गलतफहमी की रेड्यूसेस से दोनों के रिश्ते में पहली बार इतनी बड़ी दरार आ जाती है। जो कपल पहले हर मुश्किल में एक दूसरे का साथ देता था, वही अब एक दूसरे से बात करना भी कम कर देता है। प्यार की जगह गुस्सा, भरोसे की जगह शक और अंडरस्टैंडिंग की जगह ईगो ले लेती है। हर नया दिन एक नई गलतफहमी लेकर आता है। घर का माहौल भी धीरे धीरे खराब होने लगता है और इसका सबसे ज्यादा असर उनकी बेटी माथी मलर पर पड़ता है। वो अपने माता पिता को हमेशा साथ देखना चाहती है, लेकिन उनके बीच बढ़ती दूरियां उसे अंदर ही अंदर तोड़ने लगती हैं। सिचुएशन इतनी गंभीर हो जाती है कि हर छोटी सी बात पर झगड़ा होने लगता है। धीरे धीरे बात सिर्फ झगड़ों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि दोनों तलाक लेने का फैसला करने की ओर बढ़ने लगते हैं। यहीं से फिल्म अपने सबसे इमोशनल फेज में एंटर करती है। अब कहानी के सबसे बड़े सवाल सामने आते हैं। क्या वीरा और कीर्ति अपनी सारी गलतफहमियां दूर कर पाएंगे? क्या सच कभी कीर्ति के सामने आएगा कि उसके करियर के पीछे असली साजिश किसकी थी? क्या वीरा अपना दिया हुआ पुराना वादा दोबारा निभा पाएगा? क्या कीर्ति सस्पेंशन के बाद फिर से रेसलिंग में वापसी कर पाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या माथी मलर अपने माता पिता को फिर से एक साथ देख पाएगी या फिर उनका परिवार हमेशा के लिए टूट जाएगा? इन्हीं इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स, फैमिली ड्रामा, कॉमेडी मोमेंट्स, स्पोर्ट्स राइवलरी और हस्बैंड वाइफ के रिश्ते के उतार चढ़ाव के साथ गट्टा कुश्ती 2 की कहानी आगे बढ़ती है और धीरे धीरे हर सवाल का जवाब देती है। तो इस तरह फिल्म की पूरी कहानी बुनी गई है। अब अगर फिल्म के प्लस पॉइंट्स की बात करें तो इसकी सबसे बड़ी ताकत शुरू होती है विष्णु विशाल से। विष्णु विशाल एक बार फिर साबित करते हैं कि उन्हें इतना बेहतरीन एक्टर क्यों माना जाता है। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस बेहद दमदार है। जैसे ही वो स्क्रीन पर आते हैं, फिल्म में एक अलग ही एनर्जी महसूस होने लगती है। उनकी एक्टिंग, स्क्रीन प्रेजेंस और कॉमिक टाइमिंग इतनी नेचुरल लगती है कि कहीं भी ऐसा महसूस नहीं होता कि वो जबरदस्ती ऑडियंस को हंसाने की कोशिश कर रहे हैं। उनके एक्सप्रेशंस, डायलॉग डिलीवरी और बॉडी लैंग्वेज इतने नेचुरल हैं कि कई सीन अपने आप एंटरटेनिंग बन जाते हैं। फिल्म में कुछ जगह कहानी की रफ्तार थोड़ी धीमी जरूर पड़ती है, लेकिन जब भी ऐसा होता है, विष्णु विशाल अपनी परफॉर्मेंस से फिल्म को फिर से ट्रैक पर ले आते हैं। इसी वजह से शुरुआत से लेकर आखिर तक ऑडियंस का इंटरेस्ट उनके कैरेक्टर में बना रहता है। जिस तरह से उन्होंने हर इमोशन को हैंडल किया है, उसे स्क्रीन पर देखना वाकई मजेदार लगता है। खासकर उनके पड़ोसियों के साथ वाले सीन्स काफी एंटरटेनिंग हैं। इन सीक्वेंसेस में कॉमेडी बिल्कुल नेचुरली निकल कर आती है और ऑडियंस को अच्छा लाफ्टर एक्सपीरियंस मिलता है। इसी तरह उनकी बेटी माथी मलर के साथ दिखाई गई बॉन्डिंग भी फिल्म का एक मजबूत पिलर है। फिल्म में इस रिश्ते को एक इमोशनल एंकर की तरह इस्तेमाल किया गया है, जो बेहद प्रभावी तरीके से काम करता है। फादर और डॉटर के बीच दिखाए गए प्यार और इमोशनल मोमेंट्स काफी रिलेटेबल लगते हैं और फैमिली ऑडियंस के साथ आसानी से कनेक्ट हो जाते हैं। अब बात करते हैं ऐश्वर्या लक्ष्मी की। इस बार उनका रोल पहली फिल्म के मुकाबले थोड़ा ज्यादा कंट्रोल्ड और सीरियस रखा गया है। उनके कैरेक्टर में कॉमेडी के लिए ज्यादा स्कोप नहीं रखा गया, क्योंकि पूरा फोकस एक रेसलर के स्ट्रगल, प्रेशर और इमोशनल जर्नी पर रखा गया है। लेकिन जितना भी स्क्रीन टाइम और मटेरियल उन्हें मिला है, उसमें ऐश्वर्या लक्ष्मी ने काफी सिंसियर परफॉर्मेंस दी है। जितनी देर भी वो स्क्रीन पर नजर आती हैं और जिस तरह उनके कैरेक्टर को कहानी में डेवलप किया गया है, उसमें उनका काम काफी मैच्योर और प्रभावशाली लगता है। वो अपनी परफॉर्मेंस के दम पर फिल्म में एक अच्छी खासी इमोशनल डेप्थ क्रिएट करती हैं। रेसलिंग के प्रति उनके कैरेक्टर का डेडिकेशन, अपने करियर के लिए उनकी मेहनत और पर्सनल लाइफ के बीच का कॉन्फ्लिक्ट स्क्रीन पर पूरी तरह बिलीवेबल लगता है। इमोशनल सीन्स में भी उन्होंने अपने एक्सप्रेशंस के जरिए कैरेक्टर की फ्रस्ट्रेशन, डिसअपॉइंटमेंट और दर्द को बेहद प्रभावी तरीके से प्रेजेंट किया है। फिल्म का एक और बड़ा प्लस पॉइंट है विष्णु विशाल और ऐश्वर्या लक्ष्मी की केमिस्ट्री। दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट काफी कंफर्टेबल लगते हैं और हस्बैंड वाइफ का रिश्ता बेहद नेचुरल फील होता है। खासकर सेकेंड हाफ में जब कहानी पूरी तरह इमोशनल साइड पर शिफ्ट होती है, तब दोनों की परफॉर्मेंस और भी ज्यादा असर छोड़ती है। हाँ, कुछ इमोशनल सीन्स ऐसे जरूर हैं जिन्हें ऑडियंस पहले से गेस कर सकती है, यानी फिल्म कुछ जगह प्रेडिक्टेबल हो जाती है। लेकिन इन सीन्स को
विष्णु विशाल और ऐश्वर्या लक्ष्मी ने जिस ईमानदारी और ऑनेस्टी के साथ निभाया है, उसकी वजह से उनका इमोशनल इम्पैक्ट बिल्कुल भी कम नहीं होता। ये सीन्स आसानी से ऑडियंस के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। यही वजह है कि क्लाइमैक्स तक पहुंचते पहुंचते आप इन दोनों कैरेक्टर्स के साथ पूरी तरह इमोशनली जुड़ जाते हैं और लगभग हर बड़ा मोमेंट असर छोड़ता है। फिल्म की एक और प्लेजेंट सरप्राइजेज हैं ज़ारा ज़ायना, जिन्होंने माथी मलर का किरदार निभाया है। चाइल्ड आर्टिस्ट होने के बावजूद उनकी परफॉर्मेंस काफी नेचुरल लगती है। कहीं भी ओवर एक्टिंग या फोर्स्ड एक्सप्रेशंस देखने को नहीं मिलते। उनके इमोशनल सीन्स और मासूम रिएक्शंस कहानी में फ्रेशनेस लेकर आते हैं और फैमिली इमोशंस को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देते हैं। अब बात करते हैं सपोर्टिंग कास्ट की। मोनीकांत ने अपने किरदार को अच्छी तरह निभाया है। जितना भी उनका स्क्रीन टाइम है, उसमें वो अपने कैरेक्टर को पूरी तरह नेचुरली कैरी करते हैं। वो कहानी को अच्छा सपोर्ट देते हैं और अपने रोल के जरिए फिल्म में एक अच्छी डेप्थ भी जोड़ते हैं। इसी तरह मोक्षा भी अपने रोल में डिसेंट परफॉर्मेंस देती नजर आती हैं। उनका कैरेक्टर भले ही बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन जितना भी उनका कंट्रीब्यूशन है, वो कहानी के फ्लो में पूरी तरह फिट बैठता है और अपना उद्देश्य पूरा करता है। ओवरऑल देखा जाए तो गट्टा कुश्ती 2 की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ इसकी लीड कास्ट है। विष्णु विशाल अपनी एंटरटेनिंग परफॉर्मेंस से फिल्म में एनर्जी भर देते हैं। ऐश्वर्या लक्ष्मी अपनी एक्टिंग के जरिए इमोशनल डेप्थ लेकर आती हैं। वहीं ज़ारा ज़ायना अपनी मासूमियत और नेचुरल परफॉर्मेंस से ऑडियंस का दिल जीत लेती हैं। साथ ही सपोर्टिंग कास्ट भी अपने अपने किरदारों में अच्छा योगदान देती है। यही वजह है कि फिल्म के इमोशनल और फैमिली मोमेंट्स का इम्पैक्ट और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग महसूस होता है। और यही सभी बातें इस फिल्म के सबसे बड़े पॉजिटिव पॉइंट्स बनकर सामने आती हैं। अब बात करते हैं फिल्म की रिलीज जर्नी की। अगर गट्टा कुश्ती 2 की थिएट्रिकल और OTT रिलीज जर्नी की बात करें, तो इस फिल्म को 3 जुलाई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। तमिलनाडु में इस फिल्म को रेड जायंट मूवीज ने डिस्ट्रीब्यूट किया, जिन्हें तमिल सिनेमा के सबसे बड़े डिस्ट्रीब्यूशन हाउसेज में से एक माना जाता है। बड़े स्केल पर रिलीज मिलने की वजह से फिल्म को ओपनिंग वीकेंड में अच्छी रीच मिली और ये बहुत तेजी से ऑडियंस तक पहुंची। हालांकि रिलीज से पहले फिल्म एक छोटे से विवाद का भी हिस्सा बनी थी। तमिलगा वेत्री कशगम की नेता आधव अर्जुन ने सार्वजनिक तौर पर यह बयान दिया था कि वो अगले 5 साल तक रेड जायंट मूवीज की फिल्मों को रिलीज नहीं होने देंगे। इस बयान के बाद सोशल मीडिया और तमिल फिल्म इंडस्ट्री में काफी चर्चा देखने को मिली। लेकिन इन सभी विवादों के बावजूद गट्टा कुश्ती 2 अपनी तय रिलीज डेट पर ही सिनेमाघरों में रिलीज हुई और किसी भी तरह की देरी देखने को नहीं मिली। ये बात मेकर्स के लिए काफी राहत भरी रही, क्योंकि विवाद के चलते फिल्म की रिलीज को लेकर अनिश्चितता का माहौल बन गया था। लेकिन आखिरकार सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ और फिल्म 3 जुलाई 2026 को सफलतापूर्वक थिएटर में रिलीज कर दी गई। अब अगर ऑडियंस रिस्पॉन्स की बात करें, तो IMDb पर इस फिल्म को करीब 8.1/10 की मजबूत रेटिंग मिली है। ये रेटिंग लगभग 14,400 से ज्यादा यूजर्स के वोट्स पर आधारित है। किसी भी कमर्शियल फैमिली एंटरटेनर के लिए इतनी अच्छी रेटिंग मिलना ऑडियंस के पॉजिटिव रिस्पॉन्स को साफ तौर पर दिखाता है। अब अगर फिल्म के बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की बात करें, तो इसने अपने थिएट्रिकल रन में डिसेंट से लेकर अच्छा खासा बिजनेस किया। फिल्म ने पहले दिन यानी ओपनिंग फ्राइडे पर 2,70,00,000 रुपए का नेट कलेक्शन किया, जबकि इसका ग्रॉस कलेक्शन लगभग 3,11,00,000 रुपए रहा। इसी के साथ फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर एक बेहतरीन शुरुआत की। ओपनिंग डे पर फिल्म के लगभग 2,100 से ज्यादा शोज चले थे और ऑक्यूपेंसी करीब 26% रही थी। ओपनिंग भले ही एवरेज रही, लेकिन असली ग्रोथ वीकेंड में देखने को मिली। दूसरे दिन यानी शनिवार को कलेक्शन में शानदार उछाल आया। फिल्म ने करीब 4,95,00,000 रुपए का नेट कलेक्शन किया और ऑक्यूपेंसी भी बढ़कर लगभग 38% तक पहुंच गई। वहीं रविवार को फिल्म ने अपने पहले वीकेंड का सबसे बड़ा कलेक्शन दर्ज किया। तीसरे दिन फिल्म ने करीब 6,20,00,000 रुपए का नेट कलेक्शन और लगभग 7,13,00,000 रुपए का ग्रॉस कलेक्शन किया। इसके साथ ही ऑक्यूपेंसी भी लगभग 45% तक पहुंच गई। ये साफ दिखाता है कि वीकेंड पर फैमिली ऑडियंस और पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ का फिल्म को जबरदस्त फायदा मिला। वीकेंड खत्म होने के बाद उम्मीद के मुताबिक वीकडेज में कलेक्शन थोड़ा नीचे आया।
सोमवार से गुरुवार तक फिल्म ने रोजाना लगभग 1 करोड़ 75 लाख से 2 करोड़ 35 लाख रुपए के बीच नेट कलेक्शन किया। इसी तरह पहला हफ्ता खत्म होने तक गट्टा कुश्ती तो ने भारत से लगभग 22 करोड़ 10 लाख रुपए का नेट कलेक्शन कर लिया था। एक मिड रेंज बजट की फिल्म के लिए यह पहला हफ्ता काफी अच्छा माना जा सकता है। अब बात करें दूसरे हफ्ते की, तो फिल्म ने अपनी पकड़ और भी मजबूत कर ली। सेकंड फ्राइडे पर कलेक्शन में हल्की गिरावट जरूर आई, लेकिन शनिवार और रविवार को एक बार फिर शानदार ग्रोथ देखने को मिली। फिल्म का वर्ड ऑफ माउथ लगातार पॉजिटिव बना हुआ था। नई रिलीज होने के बावजूद फिल्म ने दूसरे शनिवार को करीब 3 करोड़ 43 लाख रुपए का नेट कलेक्शन किया। वहीं रविवार को यह आंकड़ा बढ़कर लगभग 3 करोड़ 70 लाख रुपए तक पहुंच गया। इस वीकेंड ऑक्यूपेंसी एक बार फिर 40% से ऊपर चली गई। इससे साफ पता चलता है कि वीकेंड पर ऑडियंस का सपोर्ट लगातार बना हुआ था। वीकडेज में कलेक्शन स्वाभाविक रूप से कम होते गए, लेकिन इसके बावजूद फिल्म ने अपना दूसरा हफ्ता लगभग 12 करोड़ 86 लाख रुपए के नेट कलेक्शन के साथ पूरा किया। यानी पहले हफ्ते में लगभग 22 करोड़ 10 लाख रुपए और दूसरे हफ्ते में करीब 12 करोड़ 86 लाख रुपए का नेट कलेक्शन रहा। तीसरे हफ्ते तक नई रिलीज की वजह से फिल्म की स्क्रीन और शोज दोनों कम हो गए थे। इसके बावजूद फिल्म ने अपने तीसरे वीकेंड में भी अच्छा होल्ड बनाए रखा। तीसरे शनिवार को फिल्म ने करीब 1 करोड़ 30 लाख रुपए का नेट कलेक्शन किया, जबकि रविवार को लगभग 1 करोड़ 63 लाख रुपए का नेट कलेक्शन किया। तीसरा हफ्ता खत्म होते होते फिल्म में लगभग 5 करोड़ 45 लाख रुपए का नेट कलेक्शन अपने खाते में जोड़ लिया। चौथे हफ्ते तक स्क्रीन काफी कम हो चुकी थी और कलेक्शन स्वाभाविक रूप से लाखों में आ गया। इस हफ्ते फिल्म में लगभग 79 लाख रुपए का नेट कलेक्शन किया। पांचवें हफ्ते तक फिल्म का थिएट्रिकल रन लगभग खत्म होने की ओर था। इसके बावजूद आखिरी शुक्रवार को फिल्म ने करीब 3 लाख रुपए का नेट कलेक्शन किया और धीरे धीरे अपना थिएट्रिकल रन पूरा कर लिया। अगर पूरे थिएट्रिकल बिजनेस की बात करें तो फिल्म ने भारत में लगभग 41 करोड़ 23 लाख रुपए का नेट कलेक्शन किया। एक मीडियम से लो बजट फिल्म के लिए ये कलेक्शन काफी अच्छा माना जाएगा। अब अगर ग्रॉस कलेक्शन की बात करें तो भारत से फिल्म ने लगभग 47 करोड़ 25 लाख रुपए का ग्रॉस कलेक्शन किया। वहीं ओवरसीज मार्केट से फिल्म ने करीब 8 करोड़ 30 लाख रुपए की कमाई की। इस तरह फिल्म का कुल वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन लगभग 55 करोड़ 55 लाख रुपए रहा। ओवरऑल देखा जाए तो फिल्म ने ये कलेक्शन लगभग 32,526 शोज के दौरान हासिल किया। ये इस बात का संकेत है कि फिल्म को थिएटर्स में अच्छा एक्सपोजर मिला और ऑडियंस ने भी इसे भरपूर सपोर्ट दिया। इसी वजह से फिल्म लगभग 55 से 60 करोड़ रुपए के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन तक पहुंचने में सफल रही। अपने सीमित बजट के मुकाबले ये प्रदर्शन काफी मजबूत रहा और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक सफल हिट साबित हुई। सीक्वल फैक्टर, पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ और लगभग 4 हफ्तों तक बने रहे अच्छे रन ने इसकी सफलता में अहम भूमिका निभाई। अब बात करते हैं फिल्म की ओटीटी रिलीज की। थिएट्रिकल रन पूरा होने के बाद फिल्म का ओटीटी प्रीमियर किया गया। साउथ इंडियन फिल्मों में आमतौर पर अपनाए जाने वाले 28 दिनों के थिएट्रिकल विंडो को फॉलो करते हुए इस फिल्म को भी ओटीटी पर रिलीज किया गया। दिलचस्प बात यह है कि थिएटर रिलीज से पहले ही फिल्म के ओटीटी राइट्स बिक चुके थे। नेटफ्लिक्स ने पहले पार्ट की सफलता और विष्णु विशाल व ऐश्वर्या लक्ष्मी की पिछली फिल्मों की अच्छी ओटीटी परफॉर्मेंस को देखते हुए इस फिल्म के डिजिटल राइट्स अच्छी कीमत पर खरीद लिए थे। इसी वजह से रिलीज से पहले ही लगभग 28 दिनों का ओटीटी विंडो तय कर दिया गया था। यही विंडो फॉलो करते हुए फिल्म 31 जुलाई 2026 से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होना शुरू हो गई। ओटीटी रिलीज के बाद उन दर्शकों को भी फिल्म देखने का मौका मिला जो थिएटर में इसे मिस कर चुके थे, खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें तमिल भाषा समझ में नहीं आती। नेटफ्लिक्स ने फिल्म को सिर्फ तमिल में ही नहीं बल्कि हिंदी, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम में भी रिलीज किया। इसी वजह से साउथ इंडियन ऑडियंस के साथ साथ हिंदी दर्शकों ने भी इस स्पोर्ट्स कॉमेडी ड्रामा फिल्म को आसानी से देखा। खास तौर पर वे लोग जिन्होंने पहला पार्ट देखा था और दूसरे पार्ट का हिंदी डब वर्जन का इंतजार कर रहे थे। नेटफ्लिक्स ने फिल्म को एक साथ
कई भाषाओं में डब करके 31 जुलाई 2026 से स्ट्रीम करना शुरू कर दिया। अगर आपने अभी तक ये फिल्म नहीं देखी है या फिर थिएटर में इसे मिस कर दिया था, तो अब आप घर बैठे नेटफ्लिक्स पर अपनी पसंदीदा भाषा में इस फिल्म का आनंद ले सकते हैं। तो ये थी गट्टा कुश्ती 2 की पूरी जानकारी। चलिए मिलते हैं एक और ऐसी ही वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद। हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है गट्टा कुश्ती 2। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये फिल्म किस तरह, कहां और किस प्लेटफॉर्म पर ऑफिशियली देखने को मिलेगी। इसके अलावा फिल्म से जुड़े अलग अलग पहलुओं पर भी विस्तार से बात करेंगे। साथ ही जानेंगे कि फिल्म कैसे बनी, कहां शूट हुई, इसकी प्रोडक्शन जर्नी कैसी रही, रिलीज जर्नी कैसी रही, बॉक्स ऑफिस पर इसका परफॉर्मेंस कैसा रहा और इसके म्यूजिक डिपार्टमेंट व टेक्निकल डिपार्टमेंट के बारे में भी पूरी जानकारी मिलेगी। इसके अलावा फिल्म की कहानी, कास्टिंग, कैरेक्टर्स और इन सभी चीजों का डिटेल ब्रेकडाउन भी मैं आपको देने वाला हूं। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और एंटरटेनिंग होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। गट्टा कुश्ती 2 साल 2026 की एक इंडियन तमिल लैंग्वेज स्पोर्ट्स कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। जब यह फिल्म थिएटर में रिलीज हुई थी तब इसे सिर्फ तमिल वर्जन में रिलीज किया गया था, लेकिन बाद में जब इसका OTT प्रीमियर हुआ तब इसे मल्टीपल लैंग्वेजेस में रिलीज किया गया। OTT पर इस फिल्म को पैन इंडिया रिलीज मिली, जहां इसे हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम यानी कुल 5 भाषाओं में उपलब्ध कराया गया। यह सिर्फ एक स्पोर्ट्स फिल्म नहीं है, बल्कि इसमें कॉमेडी, फैमिली इमोशंस, हस्बैंड वाइफ की केमिस्ट्री और रेसलिंग का दमदार कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। पहली फिल्म की सफलता के बाद ऑडियंस लंबे समय से इस सीक्वल का इंतजार कर रही थी और आखिरकार थिएटर रिलीज के बाद अब यह फिल्म OTT पर भी उपलब्ध है। इस फिल्म का निर्देशन चेला अयावू ने किया है। वहीं इसकी राइटिंग और स्क्रीन प्ले भी उन्होंने खुद ही संभाला है। यही वजह है कि इस सीक्वल में भी पहली फिल्म वाली वाइब, फील और स्टोरी टेलिंग स्टाइल काफी हद तक बरकरार रखा गया है, जिससे दोनों फिल्मों के बीच एक नेचुरल कनेक्शन महसूस होता है। फिल्म को ईसारी के गणेश, विष्णु विशाल और ईशान सक्सेना ने मिलकर प्रोड्यूस किया है। विष्णु विशाल सिर्फ इस फिल्म के लीड एक्टर ही नहीं हैं, बल्कि बतौर प्रोड्यूसर भी इस प्रोजेक्ट का अहम हिस्सा रहे हैं। इससे साफ पता चलता है कि इस फ्रेंचाइज को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने व्यक्तिगत रूप से भी काफी मेहनत की है। फिल्म की सिनेमैटोग्राफी M भास्करन ने संभाली है। चाहे रेसलिंग मैच हो, इमोशनल सीन्स हों या फिर गांव और शहर की खूबसूरत लोकेशंस, हर जगह कैमरा वर्क काफी नेचुरल और एनर्जेटिक फील देता है। एडिटिंग की जिम्मेदारी भरत विक्रमन ने संभाली है। फिल्म का कुल रन टाइम 154 मिनट यानी लगभग 2 घंटे 34 मिनट है। इतनी लंबी फिल्म होने के बावजूद मेकर्स ने स्पोर्ट्स, कॉमेडी, फैमिली ड्रामा और इमोशनल मोमेंट्स के बीच अच्छा बैलेंस बनाने की कोशिश की है, ताकि ऑडियंस को एक कंप्लीट एंटरटेनमेंट पैकेज मिल सके। फिल्म का म्यूजिक रोल्डन ने कंपोज किया है। उन्होंने बैकग्राउंड स्कोर के साथ साथ गानों पर भी बेहतरीन काम किया है। इमोशनल सीन्स में सॉफ्ट म्यूजिक और रेसलिंग सीक्वेंस में एनर्जेटिक बैकग्राउंड स्कोर फिल्म के इम्पैक्ट को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देता है। इस फिल्म को वेल्स फिल्म इंटरनेशनल, IV एंटरटेनमेंट और विष्णु विशाल स्टूडियोज ने मिलकर प्रोड्यूस किया है। वहीं तमिल सिनेमा के सबसे बड़े डिस्ट्रीब्यूशन हाउसेज में से एक रेड जायंट मूवीज ने इस फिल्म को पूरे तमिलनाडु में डिस्ट्रीब्यूट किया था। इसी वजह से फिल्म को रिलीज के समय अच्छा थिएट्रिकल सपोर्ट भी मिला। ये फिल्म भारत में बनी है और इसकी ओरिजिनल भाषा तमिल है। बाद में इसे OTT पर भी रिलीज किया गया, जिससे से ज्यादा लोग इस सीक्वल का आनंद ले सकें। वैसे इसका पहला पार्ट भी OTT पर कई भाषाओं में उपलब्ध है। अब बात करते हैं फिल्म की प्रोडक्शन जर्नी की। जुलाई 2025 की शुरुआत में एक्टर विष्णु विशाल ने ऑफिशियली कंफर्म किया था कि गट्टा कुश्ती का सीक्वल बनने वाला है। पहली फिल्म को ऑडियंस से शानदार रिस्पॉन्स मिला था। इसी वजह से लंबे समय से इसके सीक्वल की डिमांड भी बनी हुई थी। इसके कुछ ही समय बाद 1 सितंबर 2025 को मेकर्स ने ऑफिशियली गट्टा कुश्ती 2 के टाइटल की घोषणा कर दी। इसी के साथ ये भी कंफर्म हो गया कि डायरेक्टर चेला अयावू, लीड एक्ट्रेस ऐश्वर्या लक्ष्मी और प्रोड्यूसर ईसारी के गणेश भी इस सीक्वल में वापसी कर रहे हैं। इस खबर ने फैंस का एक्साइटमेंट और भी बढ़ा दिया, क्योंकि ओरिजिनल टीम का लगभग पूरा कोर ग्रुप एक बार फिर साथ नजर आने वाला था। ऑफिशियल अनाउंसमेंट के तुरंत बाद
फिल्म की प्रिंसिपल फोटोग्राफी भी शुरू कर दी गई। मेकर्स ने शूटिंग को बड़े स्तर पर प्लान किया और तमिलनाडु की कई रियल लोकेशंस को चुना। फिल्म की शूटिंग अंबासमुद्रम, चेन्नई, पोलाची और पालक्काड जैसी लोकेशंस पर की गई। इन जगहों का नेचुरल माहौल और लोकल एटमॉस्फेयर फिल्म के विजुअल्स को और भी ज्यादा ऑथेंटिक बनाता है। खासतौर पर रेसलिंग और गांव पर आधारित सीन्स के लिए रियल लोकेशंस का इस्तेमाल किया गया, जिससे फिल्म में एक शानदार रियलिस्टिक टच देखने को मिलता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मई 2026 तक फिल्म की शूटिंग लगभग पूरी हो चुकी थी और सिर्फ कुछ दिनों का काम बाकी था। इसके बाद पोस्ट प्रोडक्शन, एडिटिंग, बैकग्राउंड स्कोर और फाइनल फिनिशिंग पर काम किया गया और आखिरकार फिल्म को ऑडियंस के सामने रिलीज कर दिया गया। अब बात करते हैं फिल्म की कास्टिंग की। तो फिल्म की स्टार कास्ट से शुरुआत करते हैं। मूवी में विष्णु विशाल एक बार फिर वीरा के रोल में नजर आते हैं। पहली फिल्म के बाद उनके कैरेक्टर को इस सीक्वल में और बेहतर तरीके से डेवलप किया गया है, जहां उनकी पर्सनालिटी में कॉमेडी, इमोशंस और डिटर्मिनेशन तीनों का शानदार बैलेंस देखने को मिलता है। लीड एक्ट्रेस के तौर पर ऐश्वर्या लक्ष्मी ने एक बार फिर कीर्ति का किरदार निभाया है। तमिल वर्जन के लिए उनकी डबिंग भी खुद ऐश्वर्या लक्ष्मी ने ही की है। सीक्वल में भी कीर्ति का कैरेक्टर कहानी का एक बेहद अहम हिस्सा बना रहता है। वहीं उनकी बेटी माथी मलर की परवरिश को लेकर वीरा और कीर्ति की सोच एक दूसरे से बिल्कुल अलग होती है। वीरा का मानना है कि अगर माथी को स्पोर्ट्स पसंद नहीं है तो उसे जबरदस्ती किसी भी खेल में धकेलना गलत होगा, लेकिन कीर्ति की सोच बिल्कुल अलग है। एक नेशनल लेवल रेसलर होने की वजह से वो डिसिप्लिन, हार्डवर्क और स्पोर्ट्स को जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा मानती है। उसे लगता है कि माथी को भी स्ट्रांग और इंडिपेंडेंट बनने के लिए स्पोर्ट्स में आना चाहिए। इसी वजह से वो चाहती है कि उनकी बेटी रेसलिंग की ट्रेनिंग ले और अपनी कमजोरियों को दूर करे। यहीं से दोनों के बीच विचारों का टकराव शुरू हो जाता है। वैसे देखा जाए तो दोनों अपनी अपनी जगह गलत नहीं होते, लेकिन उनकी सोच इतनी अलग होती है कि छोटी छोटी बातें धीरे धीरे बड़े आर्ग्यूमेंट्स में बदलने लगती हैं। इसी बीच कहानी में एंट्री होती है कीर्ति के कोच की, जिसका किरदार तारक पोनप्पा ने निभाया है। बाहर से देखने पर वो एक सामान्य कोच लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो कीर्ति की सफलता को लेकर अपनी पर्सनल महत्वाकांक्षा और जलन छिपाकर रखता है। वो वीरा और कीर्ति के बीच बढ़ती दूरियों का फायदा उठाना शुरू कर देता है। अपनी प्लानिंग के जरिए वो वीरा को ऐसी सिचुएशन में फंसा देता है जिसका सीधा असर कीर्ति के करियर पर पड़ता है। एक बेहद अहम रेसलिंग मैच के दौरान ऐसा इंसिडेंट होता है जिसकी वजह से कीर्ति सिर्फ मैच ही नहीं हारती, बल्कि उसके बाद उस पर एक्शन भी लिया जाता है और उसे सस्पेंशन का सामना करना पड़ता है। ये घटना कीर्ति के लिए बहुत बड़ा इमोशनल झटका साबित होती है। सालों की मेहनत और उसका करियर एक ही पल में रुक सा जाता है। कीर्ति को लगने लगता है कि इस सब के पीछे सबसे बड़ा कारण वीरा ही है। उसे पूरा यकीन हो जाता है कि अगर वीरा उस सिचुएशन में शामिल न होता तो शायद उसका करियर बर्बाद नहीं होता। इसी गलतफहमी की रेड्यूसेस से दोनों के रिश्ते में पहली बार इतनी बड़ी दरार आ जाती है। जो कपल पहले हर मुश्किल में एक दूसरे का साथ देता था, वही अब एक दूसरे से बात करना भी कम कर देता है। प्यार की जगह गुस्सा, भरोसे की जगह शक और अंडरस्टैंडिंग की जगह ईगो ले लेती है। हर नया दिन एक नई गलतफहमी लेकर आता है। घर का माहौल भी धीरे धीरे खराब होने लगता है और इसका सबसे ज्यादा असर उनकी बेटी माथी मलर पर पड़ता है। वो अपने माता पिता को हमेशा साथ देखना चाहती है, लेकिन उनके बीच बढ़ती दूरियां उसे अंदर ही अंदर तोड़ने लगती हैं। सिचुएशन इतनी गंभीर हो जाती है कि हर छोटी सी बात पर झगड़ा होने लगता है। धीरे धीरे बात सिर्फ झगड़ों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि दोनों तलाक लेने का फैसला करने की ओर बढ़ने लगते हैं। यहीं से फिल्म अपने सबसे इमोशनल फेज में एंटर करती है। अब कहानी के सबसे बड़े सवाल सामने आते हैं। क्या वीरा और कीर्ति अपनी सारी गलतफहमियां दूर कर पाएंगे? क्या सच कभी कीर्ति के सामने आएगा कि उसके करियर के पीछे असली साजिश किसकी थी? क्या वीरा अपना दिया हुआ पुराना वादा दोबारा निभा पाएगा? क्या कीर्ति सस्पेंशन के बाद फिर से रेसलिंग में वापसी कर पाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या माथी मलर अपने माता पिता को फिर से एक साथ देख पाएगी या फिर उनका परिवार हमेशा के लिए टूट जाएगा? इन्हीं इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स
फैमिली ड्रामा, कॉमेडी मोमेंट्स, स्पोर्ट्स राइवलरी और हस्बैंड वाइफ के रिश्ते के उतार चढ़ाव के साथ गट्टा कुश्ती 2 की कहानी आगे बढ़ती है और धीरे धीरे हर सवाल का जवाब देती है। तो इस तरह फिल्म की पूरी कहानी बुनी गई है। अब अगर फिल्म के प्लस पॉइंट्स की बात करें तो इसकी सबसे बड़ी ताकत शुरू होती है विष्णु विशाल से। विष्णु विशाल एक बार फिर साबित करते हैं कि उन्हें इतना बेहतरीन एक्टर क्यों माना जाता है। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस बेहद दमदार है। जैसे ही वो स्क्रीन पर आते हैं, फिल्म में एक अलग ही एनर्जी महसूस होने लगती है। उनकी एक्टिंग, स्क्रीन प्रेजेंस और कॉमिक टाइमिंग इतनी नेचुरल लगती है कि कहीं भी ऐसा महसूस नहीं होता कि वो जबरदस्ती ऑडियंस को हंसाने की कोशिश कर रहे हैं। उनके एक्सप्रेशंस, डायलॉग डिलीवरी और बॉडी लैंग्वेज इतने नेचुरल हैं कि कई सीन अपने आप एंटरटेनिंग बन जाते हैं। फिल्म में कुछ जगह कहानी की रफ्तार थोड़ी धीमी जरूर पड़ती है, लेकिन जब भी ऐसा होता है, विष्णु विशाल अपनी परफॉर्मेंस से फिल्म को फिर से ट्रैक पर ले आते हैं। इसी वजह से शुरुआत से लेकर आखिर तक ऑडियंस का इंटरेस्ट उनके कैरेक्टर में बना रहता है। जिस तरह से उन्होंने हर इमोशन को हैंडल किया है, उसे स्क्रीन पर देखना वाकई मजेदार लगता है। खासकर उनके पड़ोसियों के साथ वाले सीन्स काफी एंटरटेनिंग हैं। इन सीक्वेंसेस में कॉमेडी बिल्कुल नेचुरली निकल कर आती है और ऑडियंस को अच्छा लाफ्टर एक्सपीरियंस मिलता है। इसी तरह उनकी बेटी माथी मलर के साथ दिखाई गई बॉन्डिंग भी फिल्म का एक मजबूत पिलर है। फिल्म में इस रिश्ते को एक इमोशनल एंकर की तरह इस्तेमाल किया गया है, जो बेहद प्रभावी तरीके से काम करता है। फादर और डॉटर के बीच दिखाए गए प्यार और इमोशनल मोमेंट्स काफी रिलेटेबल लगते हैं और फैमिली ऑडियंस के साथ आसानी से कनेक्ट हो जाते हैं। अब बात करते हैं ऐश्वर्या लक्ष्मी की। इस बार उनका रोल पहली फिल्म के मुकाबले थोड़ा ज्यादा कंट्रोल्ड और सीरियस रखा गया है। उनके कैरेक्टर में कॉमेडी के लिए ज्यादा स्कोप नहीं रखा गया, क्योंकि पूरा फोकस एक रेसलर के स्ट्रगल, प्रेशर और इमोशनल जर्नी पर रखा गया है। लेकिन जितना भी स्क्रीन टाइम और मटेरियल उन्हें मिला है, उसमें ऐश्वर्या लक्ष्मी ने काफी सिंसियर परफॉर्मेंस दी है। जितनी देर भी वो स्क्रीन पर नजर आती हैं और जिस तरह उनके कैरेक्टर को कहानी में डेवलप किया गया है, उसमें उनका काम काफी मैच्योर और प्रभावशाली लगता है। वो अपनी परफॉर्मेंस के दम पर फिल्म में एक अच्छी खासी इमोशनल डेप्थ क्रिएट करती हैं। रेसलिंग के प्रति उनके कैरेक्टर का डेडिकेशन, अपने करियर के लिए उनकी मेहनत और पर्सनल लाइफ के बीच का कॉन्फ्लिक्ट स्क्रीन पर पूरी तरह बिलीवेबल लगता है। इमोशनल सीन्स में भी उन्होंने अपने एक्सप्रेशंस के जरिए कैरेक्टर की फ्रस्ट्रेशन, डिसअपॉइंटमेंट और दर्द को बेहद प्रभावी तरीके से प्रेजेंट किया है। फिल्म का एक और बड़ा प्लस पॉइंट है विष्णु विशाल और ऐश्वर्या लक्ष्मी की केमिस्ट्री। दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट काफी कंफर्टेबल लगते हैं और हस्बैंड वाइफ का रिश्ता बेहद नेचुरल फील होता है। खासकर सेकेंड हाफ में, जब कहानी पूरी तरह इमोशनल साइड पर शिफ्ट होती है, तब दोनों की परफॉर्मेंस और भी ज्यादा असर छोड़ती है। हाँ, कुछ इमोशनल सीन्स ऐसे जरूर हैं जिन्हें ऑडियंस पहले से गेस कर सकती है, यानी फिल्म कुछ जगह प्रेडिक्टेबल हो जाती है। लेकिन इन सीन्स को विष्णु विशाल और ऐश्वर्या लक्ष्मी ने जिस ईमानदारी और ऑनेस्टी के साथ निभाया है, उसकी वजह से उनका इमोशनल इम्पैक्ट बिल्कुल भी कम नहीं होता। ये सीन्स आसानी से ऑडियंस के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। यही वजह है कि क्लाइमैक्स तक पहुंचते पहुंचते आप इन दोनों कैरेक्टर्स के साथ पूरी तरह इमोशनली जुड़ जाते हैं और लगभग हर बड़ा मोमेंट असर छोड़ता है। फिल्म की एक और प्लेजेंट सरप्राइजेज हैं ज़ारा ज़ायना, जिन्होंने माथी मलर का किरदार निभाया है। चाइल्ड आर्टिस्ट होने के बावजूद उनकी परफॉर्मेंस काफी नेचुरल लगती है। कहीं भी ओवर एक्टिंग या फोर्स्ड एक्सप्रेशंस देखने को नहीं मिलते। उनके इमोशनल सीन्स और मासूम रिएक्शंस कहानी में फ्रेशनेस लेकर आते हैं और फैमिली इमोशंस को और भी ज्यादा स्ट्रांग बना देते हैं। अब बात करते हैं सपोर्टिंग कास्ट की। मोनीकांत ने अपने किरदार को अच्छी तरह निभाया है। जितना भी उनका स्क्रीन टाइम है, उसमें वो अपने कैरेक्टर को पूरी तरह नेचुरली कैरी करते हैं। वो कहानी को अच्छा सपोर्ट देते हैं और अपने रोल के जरिए फिल्म में एक अच्छी डेप्थ भी जोड़ते हैं। इसी तरह मोक्षा भी अपने रोल में डिसेंट परफॉर्मेंस देती नजर आती हैं। उनका कैरेक्टर भले ही बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन जितना भी उनका कंट्रीब्यूशन है, वो कहानी के फ्लो में पूरी तरह फिट बैठता है और अपना उद्देश्य पूरा करता है। ओवरऑल देखा जाए तो गट्टा कुश्ती 2 की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ इसकी लीड कास्ट है। विष्णु विशाल अपनी एंटरटेनिंग परफॉर्मेंस से फिल्म में एनर्जी भर देते हैं। ऐश्वर्या लक्ष्मी अपनी एक्टिंग के जरिए इमोशनल डेप्थ लेकर आती हैं। वहीं ज़ारा ज़ायना अपनी मासूमियत और नेचुरल परफॉर्मेंस से ऑडियंस का दिल जीत लेती हैं।
साथ ही सपोर्टिंग कास्ट भी अपने अपने किरदारों में अच्छा योगदान देती हैं। यही वजह है कि फिल्म के इमोशनल और फैमिली मोमेंट्स का इम्पैक्ट और भी ज्यादा स्ट्रांग महसूस होता है। और यही सभी बातें इस फिल्म के सबसे बड़े पॉजिटिव पॉइंट्स बनकर सामने आती हैं। अब बात करते हैं फिल्म की रिलीज जर्नी की। अगर गट्टा कुश्ती तो की थिएट्रिकल और ओटीटी रिलीज जर्नी की बात करें तो इस फिल्म को 3 जुलाई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। तमिलनाडु में इस फिल्म को रेड जायंट मूवीज ने डिस्ट्रीब्यूट किया, जिन्हें तमिल सिनेमा के सबसे बड़े डिस्ट्रीब्यूशन हाउसेज में से एक माना जाता है। बड़े स्केल पर रिलीज मिलने की वजह से फिल्म को ओपनिंग वीकेंड में अच्छी रीच मिली और ये बहुत तेजी से ऑडियंस तक पहुंची। हालांकि रिलीज से पहले फिल्म एक छोटे से विवाद का भी हिस्सा बनी थी। तमिलगा वेत्री कशगम की नेता आधव अर्जुन ने सार्वजनिक तौर पर यह बयान दिया था कि वो अगले 5 साल तक रेड जायंट मूवीज की फिल्मों को रिलीज नहीं होने देंगे। इस बयान के बाद सोशल मीडिया और तमिल फिल्म इंडस्ट्री में काफी चर्चा देखने को मिली। लेकिन इन सभी विवादों के बावजूद गट्टा कुश्ती तो अपनी तय रिलीज डेट पर ही सिनेमाघरों में रिलीज हुई और किसी भी तरह की देरी देखने को नहीं मिली। ये बात मेकर्स के लिए काफी राहत भरी रही, क्योंकि विवाद के चलते फिल्म की रिलीज को लेकर अनिश्चितता का माहौल बन गया था। लेकिन आखिरकार सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ और फिल्म 3 जुलाई 2026 को सफलतापूर्वक थिएटर में रिलीज कर दी गई। अब अगर ऑडियंस रिस्पॉन्स की बात करें तो IMDb पर इस फिल्म को करीब 8.1/10 की मजबूत रेटिंग मिली है। ये रेटिंग लगभग 14,400 से ज्यादा यूजर्स के वोट्स पर आधारित है। किसी भी कमर्शियल फैमिली एंटरटेनर के लिए इतनी अच्छी रेटिंग मिलना ऑडियंस के पॉजिटिव रिस्पॉन्स को साफ तौर पर दिखाता है। अब अगर फिल्म के बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की बात करें तो इसने अपने थिएट्रिकल रन में डिसेंट से लेकर अच्छा खासा बिजनेस किया। फिल्म ने पहले दिन यानी ओपनिंग फ्राइडे पर 2 करोड़ 70 लाख रुपए का नेट कलेक्शन किया, जबकि इसका ग्रॉस कलेक्शन लगभग 3 करोड़ 11 लाख रुपए रहा। इसी के साथ फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर एक बेहतरीन शुरुआत की। ओपनिंग डे पर फिल्म के लगभग 2100 से ज्यादा शोज चले थे और ऑक्यूपेंसी करीब 26% रही थी। ओपनिंग भले ही एवरेज रही, लेकिन असली ग्रोथ वीकेंड में देखने को मिली। दूसरे दिन यानी शनिवार को कलेक्शन में शानदार उछाल आया। फिल्म ने करीब 4 करोड़ 95 लाख रुपए का नेट कलेक्शन किया और ऑक्यूपेंसी भी बढ़कर लगभग 38% तक पहुंच गई। वहीं रविवार को फिल्म ने अपने पहले वीकेंड का सबसे बड़ा कलेक्शन दर्ज किया। तीसरे दिन फिल्म ने करीब 6 करोड़ 20 लाख रुपए का नेट कलेक्शन और लगभग 7 करोड़ 13 लाख रुपए का ग्रॉस कलेक्शन किया। इसके साथ ही ऑक्यूपेंसी भी लगभग 45% तक पहुंच गई। ये साफ दिखाता है कि वीकेंड पर फैमिली ऑडियंस और पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ का फिल्म को जबरदस्त फायदा मिला। वीकेंड खत्म होने के बाद उम्मीद के मुताबिक वीकडेज में कलेक्शन थोड़ा नीचे आया। सोमवार से गुरुवार तक फिल्म ने रोजाना लगभग 1 करोड़ 75 लाख से 2 करोड़ 35 लाख रुपए के बीच नेट कलेक्शन किया। इसी तरह पहला हफ्ता खत्म होने तक गट्टा कुश्ती तो ने भारत से लगभग 22 करोड़ 10 लाख रुपए का नेट कलेक्शन कर लिया था। एक मिड रेंज बजट की फिल्म के लिए यह पहला हफ्ता काफी अच्छा माना जा सकता है। अब बात करें दूसरे हफ्ते की, तो फिल्म ने अपनी पकड़ और भी मजबूत कर ली। सेकंड फ्राइडे पर कलेक्शन में हल्की गिरावट जरूर आई, लेकिन शनिवार और रविवार को एक बार फिर शानदार ग्रोथ देखने को मिली। फिल्म का वर्ड ऑफ माउथ लगातार पॉजिटिव बना हुआ था। नई रिलीज होने के बावजूद फिल्म ने दूसरे शनिवार को करीब 3 करोड़ 43 लाख रुपए का नेट कलेक्शन किया। वहीं रविवार को यह आंकड़ा बढ़कर लगभग 3 करोड़ 70 लाख रुपए तक पहुंच गया। इस वीकेंड ऑक्यूपेंसी एक बार फिर 40% से ऊपर चली गई। इससे साफ पता चलता है कि वीकेंड पर ऑडियंस का सपोर्ट लगातार बना हुआ था। वीकडेज में कलेक्शन स्वाभाविक रूप से कम होते गए, लेकिन इसके बावजूद फिल्म ने अपना दूसरा हफ्ता लगभग 12 करोड़ 86 लाख रुपए के नेट कलेक्शन के साथ पूरा किया। यानी पहले हफ्ते में लगभग 22 करोड़ 10 लाख रुपए और दूसरे हफ्ते में करीब 12 करोड़ 86 लाख रुपए का नेट कलेक्शन रहा। तीसरे हफ्ते तक नई रिलीज की वजह से फिल्म की स्क्रीन और शोज दोनों कम हो गए थे। इसके बावजूद फिल्म ने अपने तीसरे वीकेंड में भी अच्छा होल्ड बनाए रखा। तीसरे शनिवार को फिल्म ने करीब 1 करोड़ 30 लाख रुपए का नेट कलेक्शन किया, जबकि रविवार को लगभग 1 करोड़ 63 लाख रुपए का नेट कलेक्शन किया।
तीसरा हफ्ता खत्म होते होते फिल्म में लगभग 5 करोड़ 45 लाख रुपए का नेट कलेक्शन अपने खाते में जोड़ लिया। चौथे हफ्ते तक स्क्रीन काफी कम हो चुकी थी और कलेक्शन स्वाभाविक रूप से लाखों में आ गया। इस हफ्ते फिल्म में लगभग 79 लाख रुपए का नेट कलेक्शन किया। पांचवें हफ्ते तक फिल्म का थिएट्रिकल रन लगभग खत्म होने की ओर था। इसके बावजूद आखिरी शुक्रवार को फिल्म ने करीब 3 लाख रुपए का नेट कलेक्शन किया और धीरे धीरे अपना थिएट्रिकल रन पूरा कर लिया। अगर पूरे थिएट्रिकल बिजनेस की बात करें तो फिल्म ने भारत में लगभग 41 करोड़ 23 लाख रुपए का नेट कलेक्शन किया। एक मीडियम से लो बजट फिल्म के लिए ये कलेक्शन काफी अच्छा माना जाएगा। अब अगर ग्रॉस कलेक्शन की बात करें तो भारत से फिल्म ने लगभग 47 करोड़ 25 लाख रुपए का ग्रॉस कलेक्शन किया। वहीं ओवरसीज मार्केट से फिल्म ने करीब 8 करोड़ 30 लाख रुपए की कमाई की। इस तरह फिल्म का कुल वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन लगभग 55 करोड़ 55 लाख रुपए रहा। ओवरऑल देखा जाए तो फिल्म ने ये कलेक्शन लगभग 32,526 शोज के दौरान हासिल किया। ये इस बात का संकेत है कि फिल्म को थिएटर्स में अच्छा एक्सपोजर मिला और ऑडियंस ने भी इसे भरपूर सपोर्ट दिया। इसी वजह से फिल्म लगभग 55 से 60 करोड़ रुपए के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन तक पहुंचने में सफल रही। अपने सीमित बजट के मुकाबले ये प्रदर्शन काफी मजबूत रहा और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक सफल हिट साबित हुई। सीक्वल फैक्टर, पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ और लगभग 4 हफ्तों तक बने रहे अच्छे रन ने इसकी सफलता में अहम भूमिका निभाई। अब बात करते हैं फिल्म की ओटीटी रिलीज की। थिएट्रिकल रन पूरा होने के बाद फिल्म का ओटीटी प्रीमियर किया गया। साउथ इंडियन फिल्मों में आमतौर पर अपनाए जाने वाले 28 दिनों के थिएट्रिकल विंडो को फॉलो करते हुए इस फिल्म को भी ओटीटी पर रिलीज किया गया। दिलचस्प बात यह है कि थिएटर रिलीज से पहले ही फिल्म के ओटीटी राइट्स बिक चुके थे। नेटफ्लिक्स ने पहले पार्ट की सफलता और विष्णु विशाल व ऐश्वर्या लक्ष्मी की पिछली फिल्मों की अच्छी ओटीटी परफॉर्मेंस को देखते हुए इस फिल्म के डिजिटल राइट्स अच्छी कीमत पर खरीद लिए थे। इसी वजह से रिलीज से पहले ही लगभग 28 दिनों का ओटीटी विंडो तय कर दिया गया था। यही विंडो फॉलो करते हुए फिल्म 31 जुलाई 2026 से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होना शुरू हो गई। ओटीटी रिलीज के बाद उन दर्शकों को भी फिल्म देखने का मौका मिला जो थिएटर में इसे मिस कर चुके थे, खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें तमिल भाषा समझ में नहीं आती। नेटफ्लिक्स ने फिल्म को सिर्फ तमिल में ही नहीं बल्कि हिंदी, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम में भी रिलीज किया। इसी वजह से साउथ इंडियन ऑडियंस के साथ साथ हिंदी दर्शकों ने भी इस स्पोर्ट्स कॉमेडी ड्रामा फिल्म को आसानी से देखा। खास तौर पर वे लोग जिन्होंने पहला पार्ट देखा था और दूसरे पार्ट का हिंदी डब वर्जन का इंतजार कर रहे थे। नेटफ्लिक्स ने फिल्म को एक साथ कई भाषाओं में डब करके 31 जुलाई 2026 से स्ट्रीम करना शुरू कर दिया। अगर आपने अभी तक ये फिल्म नहीं देखी है या फिर थिएटर में इसे मिस कर दिया था तो अब आप घर बैठे नेटफ्लिक्स पर अपनी पसंदीदा भाषा में इस फिल्म का आनंद ले सकते हैं। तो ये थी गट्टा कुश्ती 2 की पूरी जानकारी। चलिए मिलते हैं एक और ऐसी ही वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।